की क्लास में जो हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ क्लास प्रॉब्लम हमारी होगी जो असाइनमेंट के सोल्यूशन क्विज के सोल्यूशन और फिर एंड में हम फोकस करेंगे इसके ऊपर जो हमारा काइंड ऑफ आगे कुछ टॉपिक कवर करेंगे लेकिन वो एंड में होंगे लेकिन वो मिड में शामिल नहीं होंगे। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं असाइनमेंट खोल लेता हूँ मेरी। असाइनमेंट पर तो ये पहला क्वेश्चन था। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरे पास ओके, सो क्वेश्चन को जरा बड़ा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर अ 5 स्टेज pipeline RISC-V processor assume that there is no forwarding या bypassing logic implemented. To avoid pipeline hazards, programmer has to manually insert no-ops in assembly code, write optimized assembly code for following C language statements such that your assembly code does not produce any hazards. So क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई फॉरवर्डिंग या बायपासिंग इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है, और पाइपलाइन हैजर्ड्स को अवॉइड करने के लिए आपको खुद नो-ऑप्स डालने सॉफ्टवेयर में। इट मींस के स्टॉल की लॉजिक इम्प्लीमेंटेड नहीं है, खुद से नो-ऑप्स डालना और कोड ऐसा लिखना है जो इसको पूरा कर सके काम को। और उसके बाद लेकिन उसके साथ लिखा हुआ ऑप्टिमाइज्ड असेंबली कोड। सो ऑप्टिमाइज्ड असेंबली कोड का मतलब है कि जितने काम साइकिल हम उसके कर सकते हैं उतने काम साइकिल। So optimize में कम साइकिल्स को हम कम कर नंबर ऑफ साइकिल्स रिड्यूस जितना कर सकें, ठीक है। सो इससे मेन बात है। सो इससे मिलती जुलती एग्जांपल हमने की थी क्लास में, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर 4-5 वेरिएबल हमें चाहिए तो हमें पहले लोड करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उनको जो मल्टीप्लाई करें या जिस तरह करना हो उसका रिजल्ट वापस स्टोर करना पड़ेगा। सो वो एज्यूम के A B C D जो है ये हमारे पास मेमोरी के अंदर कहीं पे सेव है, ठीक है। सो लेट्स से डेटा मेमोरी में इसको हम जो ऑब्वियसली वेरिएबल्स हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, उनको हमें रजिस्टर्स में फेच करना पड़ता है। सो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरी मेमोरी है, इसकी लोकेशन नंबर लेट्स से 0 पे A पड़ा हुआ है, 1 पे B पड़ा हुआ है, 2 पे C पड़ा हुआ है, 3 पे D पड़ा हुआ है और लेट्स से 4 पे E पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली ये असम्पशन आपने करनी थी, आपको भी मेमोरी लोकेशन वगैरह उसको बताना है। सबसे पहले तो मुझे लोड करना होगा, ठीक है। सो मुझे लोड करना होगा, लोड करके किसी रजिस्टर में लाना होगा, ठीक है। लेट्स से A पे तो मैंने राइट करवाना था, इसलिए A को लोड करने की जरूरत नहीं है, B को लोड करने की जरूरत है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि X1 पे लोड करना है और एड्रेस मेरा बन जाएगा लेट्स से X0 में 0 ऐड करें तो मेरा सही। इसको अगर मैं 4 का इसको मैंने इसको दोनों तरह से ठीक में इसको करूँगा, लेकिन अगर बाइट एड्रेसेबल रखें तो ये 4, 8, 12 और 16 इस तरीके जाएगा, ठीक। तो मैं इसको कहूँगा कि X0 में 0 ऐड करके सॉरी X0 में 4 ऐड करके उसको X1 पे लोड कर दो। तो इसका मतलब हुआ कि X0 हमेशा 0 था तो 4 नंबर एड्रेस से उठा के X1 पे लोड कर दो। इसका मतलब होगा कि X1 के अंदर B आ जाए, ठीक है। इसी तरह मुझे X2 पे अगर मैं लोड करना चाह रहा हूँ 8 का ऑफसेट डाल दूँ तो मेरे पास C आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेट्स से B और C आया तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अभी लेट्स से मैं नो ऑप के बगैर कोड लिखता हूँ, उसके बाद लेट्स से नेक्स्ट स्टेप पे मैं सोचते हैं नो ऑप कैसे करेंगे। तो लेट्स से दो मैंने B और C लोड किए, इसके बाद मैंने किया मल्टीप्लाई और मैंने कह दिया कि X1 X2
और लेट्स से कि मैं कहता हूँ x3 और x4 जो है ना वो मैं डी और ई के लिए रख लेता हूँ, तो इसको मैं x5 पे लिखवा दूँ, ठीक। अच्छा, अब इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन है, आपने कोई और सॉल्यूशन भी किया हो तो वो हो सकता है, ठीक हो, एज लॉन्ग एज वो उतनी साइकिल है। चलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद लेट्स से मैं लोड कर लेता हूँ x3 में 12 करके x0, ठीक है, तो मैं लोड कर लेता हूँ x4 में 16 करके x0, तो ये मेरे पास 4, 8, 12 और 16 सारों से x1, x2, x3 और x4 लोड हो गया। इसके बाद लेट्स से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x3 को x4 से मल्टीप्लाई किया और x5 पहले ही जो था x6 पे लिखवा दिया, और ये मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, ये दूसरी का, तो मैं एक और मल्टीप्लाई करके इनके रिजल्ट से x7 में लिखवा दूँ, और एंड फाइनली मैं इसको स्टोर वर्ड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि x7 को उठा के आप लिखवा दो x0 के साथ 0 ऑफसेट, ये हमारा कोड बन गया बगैर किसी नो ऑफ के, ठीक है। यानी कि अगर फुल फॉरवर्डिंग बाईपासिंग इंप्लीमेंटेड होती तो ये चलना था बिल्कुल ठीक, लेकिन स्टिल इसमें स्टॉल आना था क्योंकि x2 लोड किया उस पे हमने करना है, ठीक है। सो फुल फॉरवर्डिंग बाईपासिंग स्टॉल के बावजूद एक कंडीशन में स्टॉल आता है, वो ये आता था कि ये x2 लोड हो रहा है, बट मैं इसको जबरदस्ती इधर लेके आता हूँ x5, x1, x2 इसको इधर ले आता हूँ और इधर से मैं डालता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास अब काइंड ऑफ उसकी निस्बत थोड़ा सा बेहतर कोड हो गया जिसमें स्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपको इस जगह पर भी जो x4 पर डिपेंडेंस आ रही थी वो खत्म होगी, ठीक है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो अगर ये कोड वैसे फुल बाईपासिंग वगैरह इम्प्लीमेंट हुई होती उस पर चलता तो इस पर कोई स्टॉल नहीं आना था, ठीक है। और ये कोड जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साइकिल में कंप्लीट हो जाना था। अब पहली इंस्ट्रक्शन के खत्म होने से ऑब्वियसली पाइपलाइन फिल होने के 4 साइकिल भी इसमें शामिल होंगे, तो ये उनको अगर हम इग्नोर करें तो पहली जब ये खत्म होगी उससे लेके जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उतने साइकिल में ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि नो डिपेंडेंस नहीं आ रही, ठीक है। सो पहली चीज ये है कि डिपेंडेंस आ कहां पर ही है। डिपेंडेंस फर्स्ट डिपेंडेंस यहां पर आ रही है कि आप x1 को यूज करें जो कि इधर रीड हुआ है, तो क्या इस वक्त तक x1 राइट बैक हो चुका होगा, पहला ये क्वेश्चन आएगा। फिर यहां पर x2 को भी यूज करें, क्या x2 राइट बैक हो चुका होगा, क्या x3 इस जगह तक राइट बैक हो चुका होगा, x4 क्या राइट बैक हो चुका होगा, ये हमने इंश्योर करना है, ठीक। अच्छा, अगर हम पूरी पाइपलाइन स्टेज देखें अपनी, ठीक है, सो हमारा इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस और राइट बैक, ठीक है। ये हमारी 5 स्टेज की पाइपलाइन है, ठीक है। अब अगर 2 इमीडिएट इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, लेट्स से कि मैं अपने से पिछले वाली इंस्ट्रक्शन तो क्योंकि कोई फॉरवर्डिंग बाईपासिंग इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो जब तक वो राइट बैक को नहीं पहुंचेगी तब तक मुझे रुकना है, ठीक है। सो यानी अगर मैं डिकोड पे हूं तो I2 जब डिकोड पे होगी, ठीक है, सो और I1 जो है वो एग्जीक्यूट पे है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो अब आपने उस वक्त तक इसको रोकना है जब तक ये राइट बैक पे ना पहुंच जाए। तो आप इधर एक एम्प्टी स्लॉट रखेंगे, नो ऑफ डालना चाहेंगे तो I1 इधर पहुंच जाएगी, फिर आप एक और एम्प्टी स्लॉट डालना चाहेंगे, I1 इधर हो जाएगी। स्टिल अभी ये राइट बैक पे है, राइट बैक हुई नहीं है, ठीक है। आप एक और एम्प्टी स्लॉट डालेंगे। 3 नो ऑफ्स आपको इसका मतलब है डालने पड़ेंगे अगर बैक टू बैक इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रही, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 1 और 2 एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है अगर, तो आपको 3 नो ऑफ्स चाहिए टू इंश्योर कि पहली वाली इंस्ट्रक्शन राइट बैक हो चुकी थी जब मैं डिकोड मीन्स के ऑपरेंड फेच, क्योंकि मैं यहां से रजिस्टर से वैल्यूज फेच कर रहा हूं, ये उस वक्त करेक्ट वैल्यू होंगी जब राइट बैक हो चुका होगा। सो इसका मतलब है कि मुझे 3 नो ऑफ डालने अगर बैक टू बैक इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करी। अगर एक इंस्ट्रक्शन का गैप है तो मुझे 2 नो ऑफ्स डालने पड़ेंगे, अगर 2 इंस्ट्रक्शन का गैप है तो मुझे 1 नो ऑफ डालना पड़ेगा, ठीक है।
सो अब अगर मैं इधर से इधर तक देखूं तो इस पे मैं क्या इधर तो सारे लोड हो रहे हैं, इनकी डिपेंडेंस तो x0 पे थी, वो तो 0 ही होता है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर मुझे पहला नो ऑप डालना पड़ने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। वो इस पर डिपेंड करता है कि x1 कितनी देर पहले इंस्ट्रक्शन आई थी। सो अगर 3 से ज्यादा पहले आई थी तो इसका मतलब है कोई मसला नहीं है। तो 1 2 3 इंस्ट्रक्शन से पहले आई थी, इसका मतलब है कि इस वक्त ये वाली इंस्ट्रक्शन जब हम इसको डिकोड करेंगे तो राइट बैक हो चुका होगा, क्योंकि 3 पे हमने देखा है कि इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस भी हो तो राइट बैक हो चुका होता है। दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन जो है उसका गैप 2 का है, ठीक है, विच मीन्स कि मुझे नो ऑप की जरूरत है। तो मैं इस जगह पर एक नो ऑप डाल दूंगा ताकि ये राइट बैक हो चुका हो, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन तब हो जिस वक्त ये राइट बैक हो चुका हो, ठीक है। सो अब इस एक नो ऑप की वजह से ये हुआ कि ये 2 लोड वर्ड के 3 साइकिल्स के बाद ये मल्टीप्लीकेशन होगी और ये ठीक हो जाएगी, ठीक हो गया। अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो ये, ठीक है, ये डिपेंड कर रही है x3 पर भी और x4 पर भी। x3 से इसका 2 का गैप है, x4 से इसका 1 का गैप है। सो x4 से इसका मतलब है कि x4 इस वक्त तक राइट बैक नहीं होगा, x3 भी राइट बैक नहीं होगा, सॉरी 2 का नहीं है, x3 से 1 और 2, हाँ ये 1 2 3 का गैप है, क्योंकि नो ऑप भी अब आ चुका है ना, तो 1 2 और 3 का गैप इसका बन रहा है, ठीक है। सो x3 तो लिखा जा चुका होगा, ठीक है, लेकिन x4 अभी नहीं लिखा जा चुका होगा। तो मुझे इस जगह पर एक और नो ऑप चाहिए जस्ट टू इंश्योर कि x4 भी लिखा जाए। x4 के बाद ये एक नो ऑप है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये एक नो ऑप है। अगर ये तीनों हो जाएंगे तो इस वक्त तक x4 भी लिखा जा चुका होगा, ठीक। उसके बाद अगली जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसमें हम x6 और x5 पर डिपेंड कर रहे हैं। x6 इमीडिएटली पिछली इंस्ट्रक्शन है, ये उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम 3 नो ऑप्स ना डालें, ठीक है। तो इस जगह पर हमें नो ऑप नो ऑप नो ऑप 3 डालने पड़ेंगे, उसके बगैर ये राइट बैक नहीं हो सकेगी, ठीक है। जब हमने ये राइट बैक करवा लिया, अब अगली इंस्ट्रक्शन x7 पे डिपेंड कर रही है। अगेन इस जगह पर भी हमें 3 नो ऑप्स चाहिए, तो ये नो ऑप और नो ऑप, ये 3 नो ऑप्स डालेंगे। तो ये अब हमारा कोड बना जिसमें काइंड ऑफ लोड वर्ड्स, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट में कर लिए थे, इस वजह से जितने नो ऑप्स बचा सकते थे वो हमने बचा लिए, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पर x1 जो है उसके लिए हमें कोई नो ऑप नहीं डालना पड़ा, x2 के लिए एक नो ऑप डालना पड़ा, ठीक है। ये मैंने टाइमिंग डायग्राम से बताया ना, मैंने कहा कि असल चीज ये है कि जिस वक्त I2 डिकोड पे आई है, ठीक है, इट शुड रिमेन इन डिकोड अनलेस I1 कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। सो मैं बैक टू बैक इंस्ट्रक्शन का केस डिस्कस कर लूं तो अगर उनमें 1 का गैप है तो उसमें ऑब्वियसली मुझे एक कम नो ऑप डालना पड़ेगा, 2 का गैप है तो मुझे एक और कम डालना पड़ेगा। अगर बैक टू बैक है तो वो मैक्सिमम केस है नो ऑप्स का। तो मैंने कहा अच्छा ये बैक टू बैक इंस्ट्रक्शन है, I1 के फौरन बाद I2 है, तो I2 अगर डिकोड पे बैठी है तो I1 इस वक्त एग्जीक्यूट पे थी, ठीक है। सो अभी मैं इसको उस वक्त तक इसके रजिस्टर से फैच नहीं कर सकता जब तक I1 राइट बैक न कर जाए, ठीक है। सो मुझे एक साइकिल का इंतजार करूंगा तो क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट से मेमोरी एक्सेस पे आ चुकी होगी, एक और साइकिल का कर चुका हूँ तो ये मेमोरी एक्सेस हो चुकी, एक और साइकिल का इंतजार करूंगा तो ये राइट बैक भी हो चुकी होगी। इसके बाद अगर मैं डिकोड करूंगा तो इसका मतलब है कि चीज यहां पर अगर मैं I2 को डिकोड कर लूं तो नाउ इट्स सेफ, राइट बैक के एक साइकिल बाद, ठीक। तो इसका मतलब है मुझे 3 साइकिल किल करने हैं या बीच में से इसको रोकना है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस डिपेंड कर रही हैं तो मुझे 3 साइकिल का उसके दरमियान गैप रखना जरूरी है, और वो मैं कैसे डाल सकता हूँ, वो मैं नो ऑप से डाल सकता हूँ, ठीक है। सो लेकिन इस केस में हमने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर में डालने, ठीक है, ये हार्डवेयर में नो ऑप नहीं डालने, ये सॉफ्टवेयर में डालने। तो इस जगह पर क्या हो रहा है कि यहां पर आपकी पहली डिपेंडेंस आ रही है इधर, लेकिन वो x1 से ऑलरेडी 3 साइकिल अपार्ट है। तो इसका मतलब है कि जब ये डिकोड में पहुंचा था तो ये राइट बैक हो चुका था। x2 जो था उस वक्त वो राइट बैक होने की स्टेज पर था, यानी अभी हुआ नहीं था। जी, क्योंकि रीड हम इनको कर रहे हैं ना, सोर्सेज हमारे जो उनसे, डेस्टिनेशन से हमारा इस वक्त ताल्लुक नहीं है। सोर्सेज हमारे जो है ना वो हैं कि जहां से हमने रीड करना है उनको ऐड करना है, रिजल्ट तो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसका मसला नहीं। तो इसलिए हमने इधर एक नो ऑप डाला ताकि क्योंकि x2 से 3 का गैप बन जाए। उसकी वजह से ये वाली इंस्ट्रक्शन इन दोनों पर डिपेंड कर रही थी, इन दोनों पर डिपेंड कर रही थी। इसमें ऑलरेडी इस नो ऑप की वजह से एक डिले बन गया, एक मल्टीप्लीकेशन की वजह से था, तीसरा हमने
एक और नो ऑप डाल दिया, तो ये भी 3 का बन गया। इस मल्टीप्लिकेशन और इस मल्टीप्लिकेशन में भी डायरेक्ट डिपेंडेंस थी, इसमें और इसमें भी थी। x2 को आपने ठीक करने के लिए नो ऑफ एक डाल दिया, अभी x3 और x4 आ गए ना जी, आगे x3 और x4 आ गए, ये तो ठीक हो गया ना, क्योंकि x1 और x2 दोनों से ही इसका 3 का गैप बन गया। x3 और x4 जो है, इसमें x3 से इसका ऑलरेडी 1 2 3 का गैप बन गया था, क्योंकि हमने इधर नो ऑफ डाल दिया था। लेकिन x4 के साथ इसका सिर्फ नो ऑफ प्लस मल्टीप्ली 2 का गैप बना था, तो इधर एक और नो ऑफ डालेंगे ताकि इसका गैप 3 का हो जाए। अच्छा, इससे 3 का हो गया तो ये भी ठीक हो गया, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। अब आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गई, ये डायरेक्टली पिछले वाले पे डिपेंडेंट है। जो डायरेक्टली पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि आपको वेट करना है 3 नो ऑप्स का, ठीक है, तो हम इसको 3 नो ऑप्स का वेट करवाएंगे। और फिर ये डायरेक्टली इस पर डिपेंडेंट है, तो इसमें भी हमें 3 नो ऑप्स का वेट करना है। तो अगर ये सोल्यूशन है तो दिस इज ऑल राइट। और इसका मतलब है कि टोटल साइकिल्स कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 साइकिल हमारे तकरीबन लग रहे हैं, ठीक। ओके, तो यहां तक चीज क्लियर है। अच्छा, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का। दूसरा क्वेश्चन, अभी अपने से ना कंपेयर करें, क्योंकि वो फिर हर एक ने अपना अपना किया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अगर वो ठीक डायरेक्शन में हुआ तो ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन ही गलत हुई फिर मैं कुछ नहीं कहता। जी, नो ऑप एक इंस्ट्रक्शन है ना, हमने डिस्कस किया था। नो ऑप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है, यानी कि कोई भी मीनिंगलेस इंस्ट्रक्शन को हम नो ऑप कह रहे हैं। और वो मीनिंगलेस इंस्ट्रक्शन में आप असेंबली में नो ऑप लिख देंगे, लेकिन असेंबलर ऑटोमेटिकली पीछे कोई भी लेट से कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो x0 पे लिखवाती है लेट से, वो एक नो ऑप है, बिकॉज x0 पे हमेशा 0 होता है, ठीक है। सो वो उस पे जी मैंने डायमंड डायग्राम से निकाले ना, मतलब इन दी एंड शुरू में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम निकाल सकें कि हमें कितने नो ऑप्स चाहिए अगर बैक टू बैक इंस्ट्रक्शंस में डिपेंड कर रही, वो हमने निकाल लिया 3। जब बैक टू बैक का पता चल गया तो जो एक गैप के साथ है उसमें ऑटोमेटिकली पता चल गया उसमें 2 नो ऑप डालने हैं, जो 2 गैप के साथ है उसमें 1 नो ऑप डालना है, वो मैं खुद ही क्लियर हूँ, ठीक है। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑब्वियसली एक गैप खुद ही आ गया कुदरती तौर पर, तो दूसरा गैप हम ओके। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि पर अभी इंडिविजुअल चेकिंग नहीं हो रही, वो असाइनमेंट चेक होगी, वो मिलेगी, उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअल। ये इसलिए है कि आपकी पेपर की तैयारी हो जाए, इसका सेशन का मकसद ये है, इसका सेशन का मकसद असाइनमेंट चेक करना नहीं। ओके, सो क्वेश्चन 2 था कि सपोज यू आर डिजाइनिंग अ प्रोसेसर फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ठीक है। सो पहली चीज है कि ये कोई जनरल पर्पस प्रोसेसर नहीं बना रहे, आप किसी खास एप्लीकेशन के लिए प्रोसेसर बना रहे, और your processor does not support multiplication and you found out that only 2% instructions in that application are multiplication instructions. Adding hardware for multiplication instruction will decrease the clock frequency from 200 MHz to 100 MHz. Without multiplication instruction, you can write a function to perform multiplication tasks in 40 cycles using same architecture. Find out whether introducing multiplication instruction will increase overall speed of our processor for your application or not. Show your steps. So, इसमें कोई तुक्का नहीं मारना था, इसमें आपने कैलकुलेट करके बताना था कि कौन सी अप्रोच बेहतर है, ठीक है। सो ये एक प्रैक्टिकल ट्रेड ऑफ सिनेरियो जिस किस्म के मैं पेपर में कुछ ना कुछ आपको ऐसे आ रहे हो, ठीक है। सो ट्रेड ऑफ इस चीज पे है कि क्या मैं अपने हार्डवेयर में मल्टीप्लायर लगाऊं या ना लगाऊं। अगर मैं मल्टीप्लायर लगाऊं तो वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर स्लो होता है, वो आपके क्लॉक को 200 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज पे लेगा लेट से, ठीक है। और लेकिन हमें ये पता है कि ओनली 2% ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो हम इसको मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। सो चूंकि हम इवेंचुअली स्पीड को देख रहे हैं, तो यहां पर हम आयरन लॉ भी लगा सकते हैं, ठीक है। कि हमारा आयरन लॉ क्या था कि इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम इनटू क्या था, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इनटू टाइम पर साइकिल है, ये चीज थी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है प्रोसेसर की स्पीड निकालने की, ठीक है। सो
लेट से फर्स्ट केस में, दोनों केसेस में क्योंकि इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम तो सेम होगी, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि कोई भी n इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम थी मेरी, ठीक है। सो n इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम थी जो हम चलाना चाह रहे थे, ठीक है। नाउ अब दो केसेस आ जाते हैं, केस विद मल्टीप्लायर और विदाउट मल्टीप्लायर, ठीक है। दोनों पे हमने ये सेम ही स्पीड निकाली है, ठीक है। सो पहले लेट से कहता हूं मैं विद मल्टीप्लायर, n इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने चलाई और इनटू साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कितने लगे हमारे, हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे साइकिल पर इंस्ट्रक्शन उतनी लगेगी जितनी थी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमने मल्टीप्लायर लगा दिया, ठीक है। सो अगर मेरे पास 100 इंस्ट्रक्शंस थी तो 100 ही साइकिल लगे, तो ये मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। और टाइम पर साइकिल जो था वो मेरा कितना बना, 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 100 मेगा कहते हैं हर्ट्ज को रहने से, ठीक। सो ये मेरे पास 100n इंटू मेगा, हम कह सकते हैं कि सॉरी टाइम पर साइकिल जो है वो होगा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, तो 100 मेगा इज ये 1 ओवर 100 मेगा बन जाएगा, ठीक है। सो ठीक, और इसको ऊपर ले जाऊं तो ये माइक्रो बन जाएगा, ठीक है, माइक्रो सेकंड बन जाएगा, ठीक। सो n बाय 100 माइक्रो सेकंड बन गए, n जितनी भी मेरे इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम थी, ठीक है। ओके, अगर मैं मल्टीप्लायर ना लगाऊं, ठीक है। सो अगेन इंस्ट्रक्शन तो मेरी उतनी है, लेकिन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन अब फर्क हो जाएंगे, क्योंकि अब सेम जो आपने कोड लिखना था जिसने मल्टीप्लिकेशन करनी थी, दोनों तरीकों से हो सकता है। एक मैं ये कह सकता हूं कि 2% ऑफ द टाइम मेरी मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। सो अगर मेरी टोटल 100 इंस्ट्रक्शंस होती तो अब मेरे पास 100, उसमें से 98 जो थी वो विदाउट मल्टीप्लिकेशन है और 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाली है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि वो 40 साइकिल लेती हैं मल्टीप्लिकेशन आपके पास, ठीक है। सो 40 साइकिल लेती है, तो इसका मतलब है ये जो 2 है ना, ये 40 साइकिल खा जाएंगी, ठीक है। सो 80 साइकिल इसको लग जाएंगे, 98 साइकिल इसको लग जाएंगे, तो 98 प्लस 80 आपके पास बन गए 178, है ना, ऐसे ही है 178। सो 178 साइकिल पर 100 इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके पास, इसका मतलब है कि n अगर उतनी मैं रखूं तो ये मेरे पास 178 साइकिल्स पर 100 इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, ये अगर मतलब n कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर 100 के लिए निकाल लूं तो इससे 10 टाइम्स भी होता तो वो ऊपर इंटू 10 वो कट जाने थे एक दूसरे से, ठीक। सो ये आपके पास आ गया। और फिर टाइम पर साइकिल आपका कितना है, वो है 1 ओवर 200 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। सो अगेन n का फैक्टर तो रिडंडेंट है इसमें, क्योंकि ऊपर हो या नीचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इन दो फैक्टर्स के ऊपर हम देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर ये बड़ा नंबर आ रहा है तो जो छोटा नंबर आ रहा हो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो इस केस में ये n बाय 100 है, इस केस में n इंटू 1.78 बाय 200 है, ठीक है। और ये सिंपल 1 बाय 100 है, तो 1.78 बाय 200 छोटा होगा या 1 बाय 100 छोटा होगा। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2n बाय 100 आ जाएगा ना, ठीक है। सो इस केस में ये 2n बाय 200 हो जाता है, इस केस में 1.78n बाय 200 हो जाता है, ठीक है। सो आप इन अदर वर्ड ये देख सकते हैं कि दिस इज स्मॉलर नंबर स्ट्रेट वे, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज बेटर, ठीक। ये आपका 1.78 बाय 2 अगर मैं करूँ ना तो उनका जितना रेशो बनती है कि ये अगर 178 साइकिल लेता है तो वो 200 मतलब 178 माइक्रो सेकंड ले रहा है तो वो 200 माइक्रो सेकंड ले रहा है, इसके हिसाब से चल रहा होगा, ठीक। यहां तक चीज क्लियर है इधर, इसलिए क्योंकि जब मल्टीप्लायर लगाया हुआ है फिर तो सिंगल साइकिल में ही हो जाएगी ना मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको कोई मसला नहीं है। जब आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाई तो तब आपको 40 साइकिल लगेंगे। तो स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आप मल्टीप्लायर नहीं यूज करेंगे स्टिल आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं उस प्रोसेसर पे,
लेकिन उसके लिए आप कोई फंक्शन लिखेंगे जो कि 40 साइकिल लेता है, ठीक है, जो कि एडिशन और शिफ्टिंग को लेट से यूज करते हुए मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। मल्टीप्लायर के और एल्गोरिदम भी होते हैं ना जो एडर, सब्ट्रैक्टर और शिफ्टर को यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते। तो इसका मतलब है कि विदाउट मल्टीप्लायर वाला केस जो है ना, इस केस में फास्टर है, ठीक है। ऑल्दो इसके लिए इसमें हम डेडिकेटेड मल्टीप्लायर भी डाल दें, स्टिल वो स्लोअर होगा, क्योंकि क्लॉक पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, क्लॉक हाफ हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कोई और फिगर्स दे दूं तो हो सकता है कि दूसरी ऑप्शन बेहतर आ रही हो, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन के बजाय कोई और इम्प्रूवमेंट दे दूं, तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि यहाँ पर मैं आयरन लॉ लगा सकता हूँ, ठीक है। इवन इफ यू आयरन लॉ ना भी लगाएं, आप सिंपल कॉमन सेंस से भी सॉल्व करें, तो एक तरीका ये हो सकता था कि आप ये कहो कभी 100 इंस्ट्रक्शन हैं, अगर 100 इंस्ट्रक्शंस होती तो इसको 178 साइकिल लगेंगे, उसको 100 साइकिल लगेंगे, लेकिन उसका साइकिल डबल है तो उसको 200 इन दी एंड इसके 200 साइकिल के बराबर हो जाएगा। तो आप सिर्फ वो रीजनिंग भी दे देते और ये ना भी लिखें तो स्टिल वो ठीक रीजनिंग है और उस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, ये वाला तो इजी है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है ना, जो 8 बिट ALU बनाना था, यह करना है, ठीक है, कर लें, तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो आपको 8 बिट इंस्ट्रक्शन सेट बनाना है आपने, ठीक है। सो यानी कि आपकी टोटल जो इंस्ट्रक्शन है वो 8 बिट की होनी चाहिए, तो छोटा मिनीएचर प्रोसेसर बनाना है, ठीक है। अब और 4 रजिस्टर हैं आपके पास, 4 रजिस्टर हैं, इसका मतलब है 2 बिट काफी है उनको एड्रेस करने के लिए। और आपको ALU में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया था, मेमोरी में लोड और स्टोर करने को कहा गया था, ठीक है। सो इसका मतलब है 3 रजिस्टर मुझे चाहिए होंगे, 2 बिट लगा दी फॉर सोर्स 1 और 2 बिट लगा दी RS2 के लिए लेट से, और इसको मैंने डेस्टिनेशन कह दिया, 6 बिट होगी। अब 2 बिट का मेरे पास रह गया ऑपकोड, ठीक है। सो ऑपकोड में मेरे पास 4 ही इंस्ट्रक्शन बन सकती हैं और 4 ही मेरे पास ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये पूरा फिल होगा कि अगर ये डिफाइन कर दिया लेट से कि 00 इज ऐड, 01 इज सब्ट्रैक्ट और 10 इज लोड और 01 इज स्टोर, ठीक है। तो ये मेरी आपकी इंस्ट्रक्शन बन गई। अच्छा, ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बन गया फॉर ALU इंस्ट्रक्शंस के लिए। इन इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट बनेगा उसमें हमें क्या चाहिए होता है, लोड वर्ड में मुझे ऑपकोड भी चाहिए होता है, सोर्स भी चाहिए होता है, लेकिन फिर मुझे ऑफसेट चाहिए होता है, ठीक है, कि एक सोर्स से ऑफसेट करके बताएंगे। तो लोड के केस में ये बनेगा कि इधर ऑपकोड आ रहा है, एक डेस्टिनेशन है, एक लेट से सोर्स 1 है, और ये शायद आप ऑफसेट दे सकते हैं जो 2 बिट का है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, लेकिन लेट से कि आप ये दे। और स्टोर के केस में आपको अगेन ऑपकोड चाहिए और फिर आपके पास ये दोनों रजिस्टर चाहिए, सोर्स 1 और सोर्स 2, और ये आपका ऑफसेट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि करने को आप इधर भी कर सकते हैं, हाँ, सेपरेट ही है, ये स्टोर वर्ड है, वो लोड वर्ड है, हाँ, किया जा सकता है। इधर रखने का फायदा है, इधर रखने का फायदा ये है कि जब अगले पार्ट में आप आर्किटेक्चर बना रहे होंगे तो ये सेम फील्ड है, ठीक है। सो मैं एक मिनट इसको 1 और इसको 2 कह दूं, सो ये सेम फील्ड है, ठीक है। सो आपको जब इसका सिंगल साइकिल डाटा पाथ और कंट्रोल लॉजिक बनाएंगे ना, तो तब आपको आसानी होगी। अगर आप इसको इधर कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका अपना प्रोसेसर है, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको इस जगह पर रख देंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कंट्रोल लॉजिक और डाटा पाथ में एक्स्ट्रा काम, सेपरेट करना जरूरी नहीं है, सेपरेट हम कर, जी 2 से मिलके बनती थी RISC-V में, बिकॉज उसका आर्किटेक्चर ऐसा था, ठीक है, जिसमें इमीडिएट की फील्ड इस तरह। हमारे केस में अगर जरूरत नहीं पड़ी तो जरूरत नहीं, अगेन इसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका डाटा पाथ बिल्कुल वैसे ही था कि आप प्रोग्राम मेमोरी बनाएं, उसके पीछे प्रोग्राम काउंटर बनाएं, और ALU बिल्कुल उसी तरह बनाए, सिर्फ इनकी विड्थ्स कम हुई है, RISC-V की तरह का बन जाना था। फिर पाइपलाइन करना था और डाटा पाथ को और कंट्रोल लॉजिक को, और बायपासिंग करनी थी। ये अब इसमें जरा था मुश्किल पार्ट, जिसके अंदर आपको बायपासिंग का मार्क्स डालना था, और वो उसी तरह आपकी जो डिकोड स्टेज है
उसके पीछे आप बाईपासिंग का मार्क्स डाल के अगली स्टेजेस से ला सकते थे। उसका जो सोर्स का सिग्नल था ना, वो एक्चुअल में वो मैं देखूंगा कि वो किसने सही किया हुआ किसने नहीं किया हुआ, वो मेरा ख्याल है। डिकोड जब आप बाईपासिंग का पास डालते हैं तो कब आपने इधर से उठाना है, कब आपने इधर से उठाना है, कब आपने इधर से उठाना है, आगे 4 जगहों से उठा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप इधर सिलेक्ट करेंगे ना कि अगर इसकी कंडीशन मीट हो रही हो तो ये उठाना है, इसकी कंडीशन, तो वो सिलेक्ट लाइन जो है ना उसकी लॉजिक ये आप जरा सही तरीके से तैयार कर लें। ये क्विज में भी आई थी। कौन सी इंस्ट्रक्शन ऐसी होगी जिसमें आपका जो रिकॉर्ड में इंस्ट्रक्शन बैठी है मेमोरी के साथ उसका मैच कर रहा होगा? कौन सी इंस्ट्रक्शन ऐसी मेमोरी में जो स्टेज पे ना मेमोरी एक्सेस की स्टेज पे जो एड्रेस होगा राइट एड्रेस उस पर मैच कर रहा होगा? कौन सा ऐसा होगा जो राइट बैक के एड्रेस से मैच कर रहा होगा? मुझे कोई इंस्ट्रक्शन मिली नहीं था, मैंने पूरा का पूरा नहीं। अगर आपकी एक फॉर एग्जाम्पल इनिशिएट आपको मिल जाती है जैसे x 1 is equal to x naught plus 17, और अगली इंस्ट्रक्शन x4 is equal to x1 plus 17, ठीक है? अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इमीडिएटली डिपेंडेंट ऑन। हाँ, लेकिन अगर उनके दरमियान कोई और इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो अब वही वाली सेम इंस्ट्रक्शन जिसमें आप एग्जीक्यूट और इस पर डिपेंड कर रहे थे, अगर उनके दरमियान एक और इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो अब ये वाली इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी पे होगी तो आप उस पर डिपेंड करें। फिर एक और इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो जब ये राइट नहीं, वो तो हम उसको आगे नहीं जाने देंगे ना। अगर मेमोरी वाला मेमोरी का राइट एड्रेस पे तो हमारी मसला नहीं है। हमें नहीं, मेमोरी का राइट एड्रेस तो एक और चीज है ना। मेमोरी का राइट एड्रेस स्टोर करते हुए यूज हो रहा होगा, ठीक है, लोड करते हुए हम वहां से रीड कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर लोड कर रहे हैं तो वो जो वैल्यू लोड हो रही है उस पर इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर कोई लोड कर रहा है और मैं उसको बाद में इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं उसके एड्रेस पे नहीं, मैं उसके डाटा पे एक्चुअली देख रहा हूं कि वो लिखवा किधर रहा है। अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई है और वो x3 पर लिखवा रही है अलर्ट से, और मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो x3 को रीड कर रही है, तो अब मेमोरी के ऊपर वो जो x3 रीड हो रहा है वो एक्चुअली x3 में जाना था। इसका मतलब है कि मैं इस पर डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं डिपेंड कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे वहां से बाईपास करना है, ठीक है। तो ये जो राइट एड्रेस है मेमोरी का, या ठीक है, वो मेमोरी एक्सेस उस वो पहुंचा ही तब है उस जगह पर जब ये वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड से क्लियर होके आई थी, ठीक है। और डिकोड में इसने ऑलरेडी हैजर्ड रिमूव कर दिए हुए थे, तो ये अपने से पिछली पे डिपेंड कर सकती है, अपने से अगली पे नहीं डिपेंड कर सकती, ठीक है। कि मैं अगर मेमोरी स्टेज पे बैठा हूं तो मैं डिकोड वाले पे नहीं डिपेंड कर सकता कभी भी। मैं जो मेरे से आगे जा चुकी है, मैं अगर मेमोरी एक्सेस पे बैठा हूं तो जो राइट बैक स्टेज पे उस पर डिपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उस पर डिपेंड करता था तो मैंने उसको ऑलरेडी पीछे रिजोल्व कर लिया था। जब मैं डिकोड पे पहुंचा था तो मैंने उसी वक्त ही बाईपास करके उठा लिया था वो, ठीक है। तो हम हल इसका कहां पर कर रहे हैं? डिकोड के ऊपर ना। तो अगर कोई डिपेंड कर रहा है तो वो डिकोड के ऊपर उस वक्त तक या तो रुका रहेगा जब तक वो राइट बैक ना हो जाए, या अगर बाईपासिंग इम्प्लीमेंटेड है तो आप उसको उठा लेंगे। तो एक इंस्ट्रक्शन छोड़ के इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट कर सकती है, एक इंस्ट्रक्शन छोड़ के इंस्ट्रक्शन हो सकता है। हाँ, I1 I2 I3 है ना, I3 I1 पे डिपेंड कर सकती है। जी जी बिल्कुल कर सकती है। ये वो वाले केसेस हैं जिसमें हम मेमोरी जी, आप जब I1 I3 पर डिपेंड कर रही होगी तो आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी एक्सेस पे बैठी होगी, ठीक है। जब I3 I1 पर डिपेंड कर रही होगी ना, तो जिस वक्त आप डिकोड पे हैं तो I1 मेमोरी एक्सेस पे बैठी हुई है। अगर हाँ जी बिल्कुल, जो आपने अभी I1 और I2 के लिए एग्जांपल दिया है ना, आप एग्जैक्टली यही एग्जांपल में इसको I2 वाली इंस्ट्रक्शन को I3 पे समझ लें और I2 पे कोई और इंस्ट्रक्शन समझ लें, ठीक है। तो आपका वो अलग केस बन जाएगा। यानी कि कोई एक केस है ना, जो लेट से मैं कहता हूं कि ऐड, एक मिनट मैं बता दूं, ठीक है। ये आपका केस है, मैं कहता हूं, इसके बाद मैं कहता हूं सब्ट्रैक्ट x4 x1 x0 लेट से, ठीक। अब ये x1 पर लिखवा रही है, ये उसको पढ़ रही है, ठीक है। तो ये इमीडिएटली आप पिछले इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। जब ये डिकोड पे है तो ये एग्जीक्यूट पे, ठीक है। अब दरमियान में कोई और इंस्ट्रक्शन आ गई, लोड वर्ड एनीथिंग, ठीक है, जिसपे हम डिपेंड नहीं कर रहे लेट से, ठीक है। अब जब ये डिकोड पे है तो ये मेमोरी एक्सेस पे पड़ी है। दरमियान में एक और इंस्ट्रक्शन आ गई, सब्ट्रैक्ट समथिंग एल्स, ठीक है, जो जिस पे कोई मसला नहीं है। अब ये जब डिकोड पे पहुंचेगी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन
राइट बैक स्टेज पे होगी, ठीक है। अगर मतलब एक और इंस्ट्रक्शन आ गई तो अब ये डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि राइट बैक हो चुका है, 3 साइकिल में हमारा काम। इनका जो आपने वो जो बनाया था कि स्टॉल कंडीशन जो बनाई थी केस का कि एएलयू और एएलयू इमीडिएट हमने सॉल्व कर चुके थे कि वो एग्जीक्यूट स्टेट से वापस हम डाल रहे थे ना उसमें एएलयू दोबारा डाल रहे थे तो हमने स्टॉल कंडीशन खत्म की थी। हाँ, स्टॉल कंडीशन हम डिकोड के ऊपर डाल देते थे ना। इसको मतलब कि जो उसकी आगे वाली कंडीशन थी सारी की सारी जिसमें आपने कहा कि RS1 at decode is equal to right address of the instruction at the memory access stage और उसका वो राइट एड्रेस से मुराद थी RD, ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है जी जी वो RD थी। ये वो राइट एड्रेस मेमोरी का राइट एड्रेस नहीं है, वो है रजिस्टर फाइल का राइट एड्रेस, ठीक है। जी 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 वो कंडीशन लगाते हैं, वो मैं खोल लेता हूँ। आप इसकी बात कर रहे होंगे जब हमने पाइपलाइनिंग पढ़ी थी। ये तो स्टॉल था ना, इसके बाद हमने बाईपास किया था। ये था ये अभी प्लस के बाद मेरे में ये आता है जो आगे जाके आपने खत्म कर दिया बिल्कुल उसको तो फिर लोड वर्ड के लिए रहने दिए ये RS1 at जो डिकोड स्टेज पे है कि मेमोरी किसकी बात, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात किसकी? सॉल्व हो गया स्टॉल। हाँ हाँ ठीक है। स्टॉल वाला जो है हाँ इसके जो प्लस के बाद दूसरा पार्ट है ये वाला। हाँ हाँ कि हमारी जो डिकोड पे इंस्ट्रक्शन है हाँ इसका जो सोर्स 1 है वो जो मेमोरी स्टेज पे बैठा हुआ है उसके डेस्टिनेशन से मैच करता है। जी जी अगर इसके दरमियान एक लोड वर्ड आ गया तो तब ये दोनों मैच कर देंगे। अगर दो हाँ जी ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। और साथ ये रेड नेबल भी है, यानी कि ये कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन थी जो इस पर लिखवा रही थी, ठीक है। प्लस अगर 2 आ गई इधर इंस्ट्रक्शन तो फिर भी ये डिपेंडेंस है, ठीक है। ये राइट बैक 4 स्टेजेस से जो हुआ है इस तरह से जी 4 स्टेजेस से राइट बैक हुआ है जो 4 स्टेजेस से बाईपास हुआ है जी, क्योंकि ये सारी हो सकती हैं, सारी पॉसिबल है ना, तो इनको हमने हल करना है इस वजह से। वो हमने स्टॉल में भी ये सारी डाली थी इसको जो तो अगर आपको स्टॉल समझ आ गया तो बस आगे तो ये उसकी एक एक्सटेंशन ही है ना। जब स्टॉल में लगा रहे थे यहाँ पर बबल, सॉरी कहाँ गया स्टॉल हमारा, ये सिग्नल जब हम बना रहे थे तो हमने फिर ये साथ किया था कि ये हमें सब स्टेजेस से चला गया था ना, क्योंकि आप एक पिछली पे भी डिपेंड कर सकते हैं, उससे पिछली पे भी डिपेंड कर सकते हैं, उससे पिछली पे भी डिपेंड, ये ऑल थिंग्स आर पॉसिबल क्योंकि कोड तो कोई भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक। जी जी कहाँ ये जेल 500 अभी कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमने जेल 500 किया, हमने एब्सोल्यूट पाथ पे जंप एब्सोल्यूट लोकेशन पे जंप लगा दिए जो एक्स्ट्रा में हमने PC+4 ऐड कर दिया ना सर। ऐसी कंडीशन होती है कि हम उस PC+4 में फिर 17 भी ऐड कर रहे हैं, हमने वापस नहीं होना है नहीं हो सकती है, हो सकती क्यों नहीं हो सकती? डेटा तो ओवरराइट हो जाएगा सर, हमने PC+4 पे वापस नहीं होना। नहीं ये हम X1 पे PC+4 नहीं लिखवा रहे, X1 पे 17 मतलब X1 पे 17 ऐड करके X1 पे तो नहीं लिखवा रहे ना, X1 पे तो वही वैल्यू रहेगी PC+4, ठीक है। हम लिखवा तो X4 पे रहे ना, ठीक है। इसका मतलब था कि मैं पुरानी जगह से कुछ रीड करना चाहता हूँ, मैं भी कोई पॉइंटर हो जिसके थ्रू मैं पीछे रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक तो वो आप चले जाएंगे पीछे, ठीक है। बाय रेफरेंस कुछ पास किया हो, ठीक है। अब बाय रेफरेंस पास किया है तो वो उस कोड के हिस्से में कहीं पे आप जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आप उस पर राइट तो नहीं करवा रहे होंगे, वहां से रीड कर रहे हैं, तो अनलाइकली है कि ये हो, लेकिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डाटा में अलहदा पड़ा होता है। दोनों में ऑफसेट आ रहा है, इसका मतलब है उस कंडीशन में आएगा जिस कंडीशन में हमने जी जी बिल्कुल ये उस कंडीशन को हैंडल, क्योंकि जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था जिसपे आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें हमने सिर्फ एक बाईपास पाथ ऐड किया ना, ठीक है। तो ये जैल वाले को भी हैंडल नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि जैल अगर हुआ था तो वो PC+4 रजिस्टर पे जा रहा था, तो उधर से तो उसका बाईपास पाथ हमने देना है। PC+4
कौन सा बात, ये जो आगे हमने ऐड किया जी, ये कर रहा है कि अगर इस वक्त जो डिकोड पे इंस्ट्रक्शन है वो x1 को रीड कर रही है, ठीक है, और पिछली वाली इंस्ट्रक्शन जायल थी, तो इसका मतलब है x1 पर जो मुझे इस वक्त वैल्यू मिलनी चाहिए वो PC+4 होना चाहिए, जो कि अभी रेज फाइल पर लिखवाया नहीं गया, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से उठा लूंगा, ठीक। ओके, सो काइंड ऑफ ये तो हमारा हो गई असाइनमेंट, और फिर नेक्स्ट चीज थी क्विज हमारा हुआ था, क्विज का सोल्यूशन भी देख लेते हैं, जितना देख सकते हैं। कमरान जो है ना उसने ना एसी ऑन किया ना पंखा, ये एसी देख बिजली तो है मेरा ख्याल है कि नहीं है, जनरेटर पे चल रहा है, पंखा अगर हल्का सा ऑन हो जाए तो कुछ गुजारा हो जाएगा रोजेदारों का। ओके, सो ये एक और क्वेश्चन था जी, क्विज का पहला क्वेश्चन, इमेजिन यू हैव बीन ऑफर्ड इंटर्नशिप एट इंटेल, ठीक है, अब वसीम से आप सीधे इंटेल में गए हैं, हाँ, तो कोई बात नहीं, इंटेल को इतनी क्या कंपनी है, टेंशन नहीं लेनी, हो सकती है इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप ही है कौन सा भी हायर। तो अंडरस्टैंडिंग दैट योर स्ट्रेंथ इज हार्डवेयर डिजाइन, दे हैव गिवन यू अ टास्क टू रिकमेंड दैट what would be better trade-off between following two options: 4-stage pipeline with clock rate 3.5 times fast, 10% of instruction need to stall for one cycle, ठीक है, और दूसरा है कि 5-stage pipeline with clock rate 4.5 times fast, with 5% of instruction need to stall for one cycle and 5% of instruction need to stall for 2 cycles, ठीक है, what option would you recommend and why? Clearly elaborate your reasons. अच्छा, तो ये भी आपने अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके मुझे बताना था कि यार क्या चीज बेहतर होगी, ठीक है। अगेन तकरीबन वैसे ही क्वेश्चन के हमने क्लॉक, हम प्रोसेसर की स्पीड को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम को अगर हम सेम अज्यूम करें तो अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इनटू टाइम पर साइकिल, ठीक है, इनटू जो भी इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम, दोनों केस में हम सेम अज्यूम करें, सेम बेंचमार्क पे लेट से चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब पहले केस में आपका क्लॉक रेट 3.5 टाइम्स फास्ट है, ठीक है, सो इसका मतलब है कि उसका पीरियड इतना 3.5 टाइम्स कम है, ठीक है, यानी कि अगर मैं 100 मेगाहर्ट्ज पे अभी चल रहा हूं तो अगर मैं उसको लेट्स मैं इसको ऑप्शन ए कह देता हूँ, ठीक है, तो इस वक्त जो भी टाइम है आपका टाइम पर साइकिल उससे 3.5 टाइम्स कम हो जाएगा, या आप कह लो कि जो भी पुराना था उससे 1/3.5 हो जाएगा आपका क्लॉक साइकिल, यानी फ्रीक्वेंसी अगर तेज हुई है तो पीरियड उसका इन्वर्स होता है। सो क्लॉक साइकिल अगर फास्ट, क्लॉक स्पीड फास्ट हुई है तो आप कह सकते हो टाइम पीरियड उसका 1/3.5 ऑफ जो पुराना टाइम पीरियड था, ठीक है, लेट्स से टी पहला टाइम पीरियड, ठीक, ओके। और साइकिल पर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको ये चीज बताइए कि 10% ऑफ इंस्ट्रक्शन नीड टू स्टॉल फॉर 1 साइकिल, ठीक है। सो जो पहले आपका साइकिल पर इंस्ट्रक्शन 1 था, ठीक है, अब आपकी जो 100 इंस्ट्रक्शंस हैं वो 110 साइकिल्स रहेंगी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि 110 डिवाइडेड बाय 100 हो गया आपका साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ये साइकिल है, ये इंस्ट्रक्शन है, सो ये 1.1 आ गया, ये आपके पास बन गया 1.1 ये साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो 1.1 डिवाइड बाय 3.5, और करंट वाला पीरियड भी मैटर नहीं करता जो इस वक्त टाइम पीरियड है, और ऑब्वियसली एक मैंने n इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम जो थी वो मैंने इस वक्त इग्नोर किए क्योंकि वो भी इन दी एंड दोनों में सेम है, ठीक है। ऑप्शन बी में भी इसी तरह n इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन अब जो आपका 1/3.5t है उसके बजाय 1/4.5t है, ठीक है। सो आप मजीद फास्ट हो गए, ठीक है, ये नंबर जितना छोटा आएगा उतना अच्छा है, तो ये और छोटा कर दिया हमने, तो दैट्स गुड।
और साथ हमें ये बताया कि 5% इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 साइकिल के लिए इंस्टॉल होंगी, 5% इंस्ट्रक्शन 2 साइकिल के लिए इंस्टॉल होंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 इंस्ट्रक्शन थी तो उनमें आपकी 5 इंस्ट्रक्शन जो थी वो 1 साइकिल के लिए इंस्टॉल हुई, तो 5 साइकिल उनकी वजह से एक्स्ट्रा है, और 5 इंस्ट्रक्शन जो थी वो 2 साइकिल्स के लिए इंस्टॉल हुई, तो 10 साइकिल उनकी वजह से एक्स्ट्रा है। तो ये आपके पास 115 साइकिल्स बन गए पर 100 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये आपके पास 1.15 बन गया, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि 1.15 इज माई CPI, ठीक है। सो अगेन 1.15 ओवर 4.5 आ गया, और इसको मैं अब इधर से हटा सकता हूँ। सो आपके पास एक है 1.1 ओवर 3.5T, और एक है 1.15 ओवर 4.5T। लेट से T को मैं निकाल तो NT, ठीक है। तो NT तो सेम ही होगा दोनों केस में, ये फैक्टर है। इसको डिवाइड करके देख लें कौन सा कम आता है, वो बेहतर ऑप्शन होगी, जो हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं मे बी। सो मैं कहता हूँ कि 1.15, क्या वो लिखा क्यों नहीं गया, 15 डिवाइड बाई 4.5, ये मेरे पास आ जाता है 0.2555, और दूसरा मेरे पास आ जाता है जी 1.1 डिवाइड बाई 3.5, ठीक है, ये बन जाता है 0.314 जो भी आता है। तो ये छोटा नंबर है, इसका मतलब 5 स्टेज की जो पाइपलाइन है ना, उसमें ऑल दो 5% ऑफ इंस्ट्रक्शन को 2 साइकिल भी इंस्टॉल करना पड़ा है, लेकिन स्टिल जो ओवरऑल आपका प्रोसेसर की इक्वेशन आ रही है उसमें इतना स्पीड अप मिल रहा है, ठीक है। कि अगर करंटली 1 साइकिल था तो अगले में उसका 25% ऑफ द टाइम में ही आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में आपका 31% ऑफ द टाइम में होगा वो काम। तो ये इस रीजन पे आप क्लियरली कह सकते हैं कि दिस इज द विनर। ये हमारी ऑप्शन बी थी, इसका अंदर 5 स्टेज पाइपलाइन, ठीक। यहां तक चीज क्लियर हो गई। हाँ, अगर आपने गलत सही चूज किया और रीजन ना लिखी तो कोई नंबर नहीं है। अगर आपने गलत चूज किया लेकिन आप रीजन ठीक कर रहे थे, आखिर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो पूरे नंबर ही है ऑलमोस्ट। अगर थोड़ा तो इसलिए फोकस ऑन रीजंस, ठीक है। ये यू विल बी ग्रेडेड। हाँ, नहीं, इसका मतलब है कि आपने गलत भी कर लिया तो फिर भी मैं नंबर दे रहा हूं, तो ये तो फाइनल पास हो जाएगा नहीं, अगर रीजनिंग ठीक थी। फिर चले, वो तो मैं अभी देखूंगा, मैंने भी देखा नहीं है। ओके, ये अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आधे घंटे का टाइम दिया गया था, ठीक है। वो ये था कि जी द फिगर बिलो शोज पाइपलाइन RISC 5 आर्किटेक्चर विदाउट स्टॉल एंड फॉरवर्डिंग लॉजिक। वी वांट टू एड बाईपास पाथ फ्रॉम एग्जीक्यूट स्टेज टू बोथ सोर्स ऑपरेंड्स एट एंड ऑफ ऑपरेंड फेच स्टेज, ठीक है। सो हम इधर दोनों जो ऑपरेंड्स हैं उन पे बाईपास डालना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से डालना चाहते हैं? एग्जीक्यूट स्टेज से, ठीक है। सो हम उससे आगे की स्टेजेस से नहीं डालना चाहते, ठीक है। दैट इज वी डोंट वांट बाईपास फ्रॉम मेमोरी और राइट बैक से इधर नहीं करना चाहिए। सो डिजाइन कंप्लीट लॉजिक इंक्लूडिंग कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द मेंशन्ड बाईपास पाथ, डिजाइन लॉजिक फॉर स्टॉलिंग प्रोसेसर इन ऑल अदर केसेस, ठीक है। सो ये अब इंटरेस्टिंग चीज थी, ठीक है। इसमें जब हम डालेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 2 ऑप्शंस बनेगी, एक RS, ये वाला रजिस्टर है और एक ये वाला रजिस्टर है, ठीक है। इसके पीछे भी एक मक्स लगेगा, ठीक है, और जिसको आप काइंड ऑफ ये आपका जो ALU है इसकी आउटपुट आप इधर लेके आ रहे होंगे और ये उसकी रेगुलर पाथ था, ठीक है। और इसी तरह इस वाले रजिस्टर के पीछे भी एक मक्स लगेगा और आप इस जगह से इसको लेकर आए, ठीक। सो ये दोनों बाईपास मक्स एक्स्ट्रा इस जगह पर ऐड होंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक। अच्छा, सो डाटा पाथ में तो यही काम था। अब असल चीज है कि इनका
कंट्रोल सिग्नल क्या बनेगा इन दोनों का, ठीक है। और फिर दूसरी चीज है कि स्टॉल का सिग्नल क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये सही तरह से स्लाइड्स देखी हो तो उसमें हमने सारे केसेस डिस्कस किए हुए इसके अंदर, तो इसमें जरा सी थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी आपको, ठीक है। इस केस में आप तब बाईपास करेंगे जब आपकी इंस्ट्रक्शन ऐसी हो जो कि इस जगह पे जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसी हो जो कि सोर्स 1 को रीड करती हो, ठीक है, और ALU पे वो इंस्ट्रक्शन हो जो कि डेस्टिनेशन पर राइट करवाती हो, और वो दोनों मैच हो जाए सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। सो ये अब हमारे मल्टीपल केसेस बनते हैं। इसी तरह इधर भी जो इंस्ट्रक्शन है, इधर वो सोर्स 2 को रीड करती हो और ये राइट बैक करवाती हो, ठीक है। तो ये अगर मैं स्लाइड खोलूं तो इसके अंदर हमने ये डिटेल से डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। सो जो हमारा स्टॉल का सिग्नल था ना, काइंड ऑफ आप अगर उसको सही तरीके से कर लेना तो इसमें ये वाला जो है ना ये सब कुछ हैंडल कर, ठीक है। इसमें से जो आपका ये एग्जीक्यूट वाला है ना, ठीक है, आपने सिर्फ इस पे स्टॉल के बजाय बाईपास कर दिया, ठीक है। सो स्टॉल का सिग्नल अब इसको अगर मैं इधर से एग्जीक्यूट निकाल दूं और इधर से एग्जीक्यूट निकाल दूं तो बाकी का जो बच गया वो स्टॉल का सिग्नल है, ठीक है। तो एक बी पार्ट था ना कि स्टॉल का सिग्नल बने, तो सिंपल ये क्योंकि अब एग्जीक्यूट से हमने बाईपास पाथ दे दिया तो स्टॉल तो नहीं होगा उधर, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये है कि बाईपास कब करना है, ठीक है। बाईपास के लिए हमारे पास हमें ये देखना है कि क्या ये वाली कंडीशन पूरी तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है तो हमने बाईपास करना है, ये हो रही है तो हमने सोर्स 1 के लिए बाईपास करना है, ये पूरी हो रही है तो सोर्स 2 के लिए बाईपास। अगेन इसके अंदर अब राइट, ये जो आपके पास राइट इनेबल है ये अब आपका इसी तरह से बनेगा, ठीक है, कि जो सेकंड वाला ऑपरेंड है उसमें कम इंस्ट्रक्शंस रीड कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर ALU इमीडिएट के केस में सेकंड वाला ऑपरेंड रीड नहीं हो रहा होता, इधर ALU इमीडिएट नहीं आ रही। इसी तरह जो फर्स्ट वाला है अगर रजिस्टर, उसके केस में ALU इमीडिएट भी चल रहा होता है, लोड वर्ड भी चल रहा होता है, तो उसमें सारे ही हो सकते हैं। तो ये हमने ये वाले सारे केस इसके लिए लिखने थे कि ये राइट नेबल कब है, ठीक है। अगर ये राइट नेबल आ रहा है और तब सोर्स और डेस्टिनेशन मैच करते हैं तब, और रीड नेबल भी है, ठीक है, रीड नेबल भी इधर आएगा, ठीक है। और रीड नेबल की भी जो लॉजिक हमने बनाई थी वो भी बनेगी ये वाली, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ये पूरा जब हमने इम्प्लीमेंट करना था ना तो तब उससे हमारा ये वाला जी अगली स्लाइड में है। ये जो बेसिकली ये बना हुआ है जो पहला वाला, ये ऑलमोस्ट यही है सिवाय इसके कि ये ALU से इस वाले ऑपरेंड को जा रहा है। आपने सिर्फ इसके लिए नहीं करना था, आपने दूसरे वाले के लिए भी करना। तो इसके लिए तो ये ठीक बना हुआ, आप इधर से उठा सकते हैं, लेकिन आपके दूसरे के लिए आपको फिर खुद सोचना था कि वो किस जगह। तो मेन फर्क क्या है दूसरे ऑपरेंड के लिए, इसमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर इस तक जो डिकोड पे इंस्ट्रक्शन है हो सकता है इमीडिएट इंस्ट्रक्शन हो, तो इसका मतलब है तब आप बाईपास नहीं करेंगे, ठीक है, तब आप सिंपली उठा लेंगे। हाँ, क्योंकि इमीडिएट इंस्ट्रक्शन में आपने रजिस्टर फाइल से पढ़ना ही नहीं था सेकंड वाला ऑपरेंड, पहला वाला ऑपरेंड तो पढ़ना था ना, लेकिन दूसरा वाला नहीं पढ़ना। तो ऐसी सारी इंस्ट्रक्शन जिसमें आप RS2 को नहीं यूज करते, सेकंड रजिस्टर को नहीं यूज करते, उन सारी केसेस में आपको बाईपास करने की जरूरत नहीं है। तो जो इसका रीड इनेबल है और इसका रीड इनेबल है वो फर्क बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर साइंस थी। कौन सी जो क्विज में जो दी थी? हाँ, फुली बाईपास में तो और है ना, हमने कहा है कि ये हमने इम्प्लीमेंट नहीं करना। क्वेश्चन ये था कि आपने सिर्फ ALU से इधर भी बाईपास देना है, इधर से भी बाईपास, ठीक है, बाकी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना। बाकी के इसमें आपने स्टॉल ही करना है, ठीक है। इसकी बात करूं, वो आगे हो जाए पीछे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जी ये बल्कि मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि हम इसको आगे लगाएं और
पीछे लगा लें आगे लगा लें, उससे डिले में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पीछे लगाएं तो इन दोनों को सेम भी सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन सेम सिग्नल देंगे तो स्टिल मेरा ख्याल है कि ये इससे छोटा हो सकता है सिग्नल, मतलब इसमें, क्योंकि आप रीड नहीं कर रहे। मतलब अगर इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन आई है ना, तो इधर आप गलत भी रीड कर लेंगे तो खुद ही इधर से इमीडिएट सेलेक्ट हो जाएगा इन अदर वर्ड्स। तो आप सेम सोर्स दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने रिस्पॉन्ड वो भी ठीक है, उस तरह भी किया हो तो मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्विज। ठीक है, फिर आपने यूज तो किया कैलकुलेटर? नहीं, कैलकुलेटर यूज, हाँ वो ठीक था। चलो फिर, हाँ इस केस में हाँ वो बता दें ऊपर, क्योंकि स्टॉल इनको करना है तो आप स्टॉल की लॉजिक भी बनाए ना। लेकिन स्टॉल की लॉजिक तो वही थी जो पहले थी, लेकिन असल में है कि उस सिग्नल को कब वन करना है, वो वन करने की अब आपको जरा सा ना, क्योंकि हमने बाईपासिंग पे ठीक से टाइम लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है आपको थोड़ा फाइन ग्रेन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार कब, अगर मैंने आपको 2 पाथ दे दिए, लेट से मैं मिड में देता हूँ कि यार ये 2 पाथ आपने बाईपास करने और बाकी पास नहीं करने। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंडीशन लगनी है, कौन कौन सी नहीं लगनी। ठीक है, किस किस केस पे मुझे बाईपास करना है, किस किस केस पे स्टॉल, तो वो वाली चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। जो चीज आती है वो लाइट वेट होती है, ना आती है वो टफ हो जाती है। ओके, सो ठीक है, ये हमने क्विज और असाइनमेंट डिस्कस कर ली। क्विज और असाइनमेंट के अलावा एक और भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि कैश वाला सेक्शन हमने किया है लेकिन उसमें से हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया है सच। ठीक है, तो हम कैश से भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो होपफुली बिजली आ जाए जल्दी। ओके, सो ये टिपिकल क्वेश्चन है कैश के, कहते हैं 2 हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उसी तरह का जिस तरह का पाइपलाइनिंग में हमने किया था, एक प्रॉपर कैश वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स से क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको कहा गया कि assume a directly mapped cache comprising of 5 and 2 cache lines, each cache line comprising of 16 words. The size of physical memory is 4 gigawords. Answer the following questions. What is the width of tag, index and block offset fields? ठीक है, या byte offset जिसको हम कहते हैं, वो इधर block offset लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर दूसरा पार्ट है कि CPU issues an address, hex में एक एड्रेस लिखा हुआ है, what would be value of tag, index and block offset in this address? और थर्ड पार्ट है कि if we want to divide the 5 and 2 lines into 2 sets to make the cache 2-way associative, what will be the width of address, tag, index and block offset field? ठीक है, ओके, सो हम पार्ट ए से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ना अब आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है कि जिसके अंदर कैश एक एग्जिस्ट करती है, और वो जो कैश है उसके अंदर डायरेक्टली मैप्ड है पहली चीज, और नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो 5 and 2 है। ठीक है, अच्छा, और ये साथ बता दिया है कि इसके अंदर जो वर्ड्स है ना, ठीक है, ये 16 है। ओके, अच्छा, और तीसरी चीज है कि आपकी जो फिजिकल मेमोरी है वो 4 गीगा वर्ड्स है। ठीक है, अच्छा, 4 गीगा वर्ड्स का मतलब है, तो पहली चीज है कि हम किसी तरह निकाल सकें कि हमारा एड्रेस है कितनी बिट का। ठीक है, पहली चीज है कि एड्रेस हम निकाल सकें कि वो है कितनी बिट का। ठीक है, सो वो हम निकाल सकते हैं इसके अंदर इस इंफॉर्मेशन से कि फिजिकल मेमोरी अगर 4 गीगा वर्ड्स है तो उसको एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी, तो बताएं कितनी बिट्स चाहिए होंगी। $64, क्यों? क्या तरीका होना चाहिए निकालने का? 2 की वो पावर जिससे 4 गीगा आ जाए, उतनी बिट्स होंगी, जिसको हम ये भी कहते हैं कि log base 2 ले लें अगर 4 गीगा का। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि k जो है ना इस बनता है 10 बिट्स,
ठीक है। के से मुराद होती है 1024, ठीक है। मेगा से होता है 20 बिट्स, गीगा जो है वो 30 बिट्स होती हैं, और टेरा जो है वो 40 बिट्स हो जाएंगी, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, जब लॉजिक डिज़ाइन के टर्म्स में। तो बेसिकली हम एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि 1024 का मतलब है कि 2 रेज़ पावर 10, 2 रेज़ पावर 20, 2 रेज़ पावर 30, 2 रेज़ पावर 40। 4 गीगा लिखा हुआ मैंने, गीगा, ठीक है। तो गीगा इज बेसिकली 2 रेज़ पावर। अच्छा, सो ऑब्वियसली अगर लॉग बेस्ड टूल है तो 4 इज 2 रेज़ पावर 2 इंटू गीगा इज 2 रेज़ पावर 30, फिर 2 रेज़ पावर 32 बन जाता है। इसका लॉग बेस्ड टूल हूँ अगर मैं, तो लॉग और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 32 बिट्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। सो इसका फास्ट तरीका क्या है कि मैं सिंपली, क्योंकि हमें पता है कि ये स्प्लिट हो जाते हैं लॉग में और बेस सेम हो तो पावर है, तो आप इसके लिए देख लें कि 2 बिट चाहिए, इसके लिए आपको 30 बिट चाहिए, तो टोटल 30 + 2 32 बिट चाहिए होंगे, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है। मे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट से मैं आपसे कहूँ कि 64 टेरा कितनी बिट्स चाहिए होंगी इसके लिए एड्रेस करने के लिए? $64 के लिए कितनी चाहिए होंगी? नहीं, ये कितना है? 2 रेज़ पावर 6, ये 40, 46, 8 होता है 256, ठीक है। 5 से 12 9, 1024 10, 32 5, 64 6, 128 7, ठीक है। तो ये आपको आर्किटेक्चर वालों को ये चीजें जो है ना टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो पहली चीज क्लियर हो गई। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि पहले एड्रेस कितने बिट का बन गया? 32 बिट का एड्रेस बन गया, ठीक है। कैसे बन गया? क्योंकि हमारे पास 4 गीगा लोकेशन है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 गीगा लोकेशन का मतलब है कि 32 बिट का एड्रेस। ऑब्वियसली अगर ये बाइट एड्रेस में लूँ, ये मैंने वर्ड एड्रेस दिया हुआ है, अगर बाइट एड्रेस लूँ और मैं कहूँ 4 की बाइट, तो मैं 2 बिट एक्स्ट्रा भी इसमें लगा सकता हूँ। लेकिन अगर हम सारी कैलकुलेशन वर्ड्स में कर रहे हो तो इट्स ऑल राइट। कैश में मैं वर्ड्स और ब्लॉक्स ज्यादा कर दें, ठीक है। सो इस वक्त मैं फिर 32 बिट का एड्रेस अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 32 बिट के एड्रेस में अब अगला क्वेश्चन है कि इंडेक्स, ब्लॉक, ऑफसेट और टैग की फील्ड्स कितनी है? नहीं 16 जो आपका प्रोसेसर एड्रेस देगा, ठीक है, वो तो नहीं, वो 32 का क्यों है? वो 32 का इसलिए क्योंकि फिजिकल मेमोरी 4 गीगाबाइट, तो आपने उसको 4 गीगा तक एड्रेसेबल रखना है ना। जब आप एड्रेसेबल रखेंगे तो आपको उतनी बिट्स चाहिए, ठीक है। तो ये कैश का एड्रेस नहीं है, कैश का तो इंडेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्टली मैप कैश है, 16 वर्ड्स का एक ब्लॉक है, तो कितनी बिट काफी होंगी? वो जो वर्ड ऑफसेट या बाइट ऑफसेट जिसको हम, या ब्लॉक ऑफसेट इधर का हुआ है, उसके लिए कितनी बिट्स काफी होंगी? 16 अगर टोटल वर्ड्स का एक ब्लॉक है, तो मुझे ब्लॉक के अंदर किधर जाना है, उसके लिए कितनी बिट्स काफी होंगी? जो वर्ड ऑफसेट हमारा होता है डायरेक्टली मैप कैश में, 16 तो वर्ड है, तो अब मुझे बताना है कि 0 नंबर उड़ाना है, 1 उड़ाना है, कि 16 नंबर उड़ाना है, 15 नंबर उड़ाना है, 0 से 15, कितनी बिट्स काफी होंगी इसके लिए? हमने ये कहा था ना कि जो भी कैश का एड्रेस होगा उसमें जो सीपीयू का एड्रेस होगा उसमें एक हिस्सा होगा कैश का इंडेक्स और एक होगा उसके अंदर उस पूरे ब्लॉक में से कौन सी बाइट उठानी है या कौन सा वर्ड उठाना है, ठीक है। तो जो बाइट ऑफसेट या वर्ड ऑफसेट है, ठीक है, इस केस में क्योंकि बाइट में नहीं हम बात कर रहे, वर्ड में कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड ऑफसेट कितने बिट का काफी है? अगर ये टोटल 16 वर्ड्स हो सकते हैं और मैंने इसमें उठाना 4 बिट का काफी होगा, ठीक है। तो 32 टोटल थी, 4 बिट आपकी यूज होगी फॉर वर्ड ऑफसेट कह लो या ब्लॉक ऑफसेट इसको कहा हुआ है, मैं इसको वर्ड ऑफसेट जी 2⁴ 0 से, हाँ 16 है तो ठीक। अच्छा, इंडेक्स के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी? ठीक है, इंडेक्स के लिए भी कुछ बिट्स चाहिए, वो कितनी चाहिए होंगी? वो कैसे पता चलेगा?
क्यों, क्या होता है 32? किस क्या क्या इंडेक्स का काम क्या है? 512 कैश लाइन तो 512 कैश लाइन के एड्रेस के लिए कितनी बिट का चाहिए होंगी हमें, और वो क्या होती है? टू की पावर 9 होती है 512, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि भाई 1024 अगर 2 की पावर 10 है तो ये उससे हाफ है, तो ये 9 बिट्स होंगी, ठीक है। तो ये 9 चाहिए होंगी आपको। 9 इस तरह ही कि इंडेक्स ने एड्रेस देना है कैश का, कैश की 512 लाइन है, तो 0 से 511 तक एड्रेस हो सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी हमने निकाला था कि इसका लॉग बेस 2 ले लें, ठीक है। तो 512 होता है 2⁹9, तो 9 आ गया, ठीक है। और ये याद रखने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इजी तरीका ये है कि मैंने आपको बताया वो 1024 is 2⁻10, तो ऑब्वियसली 512 इसका हाफ है ना, तो वो 2⁹9 होगा, उसका हाफ 256 है, वो 2⁸8। जी जी जी, ठीक है। सो इसके अंदर 9 बिट्स आपको चाहिए फॉर इंडेक्स, ठीक है। सो बाकी की जितनी बिट्स बनती हैं वो फिर आपकी बन जाती हैं टैग। ये बनता है एक ब्लॉक, उससे हमें ये वर्ड ऑफसेट मिल गया, फिर कितनी टोटल लाइंस हैं उससे हमें इंडेक्स मिल गया, बाकी जितनी बची वो हमारे पास टैग हो गई, ठीक है। तो बाकी कितनी बची, 9 और 4 13 और बाकी बची 32 बिट थी, 19 बच गई ना, ये 19 टोटल 32 होनी चाहिए, 19 बिट आपके पास। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये 4 बिट हैं, ये 9 बिट हैं, ये 19 हैं, तीनों को जमा करें तो 32 बनती है। स्टार्ट करेंगे 0 से, तो ये 0 से 3 तक होंगी, फिर ये 4 से लेके जो भी 9 तक जो ठीक। अच्छा, नेक्स्ट चीज है पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपने अगर ये बता दिया तो दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है। पार्ट बी क्या था कि अगर आपको एक एड्रेस हेक्साडेसिमल में दिया, ये खुद हेक्साडेसिमल में दिया है क्योंकि ये जरा आसान होता है हेक्साडेसिमल में डील करना, तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन बड़ी आसान होती है। हर हेक्साडेसिमल का डिजिट बाइनरी का 4 डिजिट नंबर बन जाता है, ठीक है। सो बी पार्ट के लिए हम कहते हैं कि यार लेट्स से कि मैं इस गन को मिला हटा देता हूँ, मैं बी पार्ट ऊपर कर, ठीक है। सो ए पार्ट ये हो गया। बी पार्ट के लिए हम कहते हैं कि जो एड्रेस दिया हुआ था वो था 0x3a20fa, ठीक है। सो मैंने आपसे पूछा कि टैग इंडेक्स और ब्लॉक ऑफसेट की वैल्यूज बताइए इस एड्रेस में, ठीक है। सो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। ए होता है 1010, एफ होता है 1111, 0 होता है 0000, 2 होता है 0010, ए होता है 1, 3 होता है 0011, ठीक है। और 4 इसमें से जो होंगी वो मेरे पास बाइट ऑफसेट बन गई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये मेरे पास इंडेक्स बन गई, और बाकी जो है ये मेरे पास टैग बन गई, ठीक। मैंने इधर वर्ड ऑफसेट लिख रहा हूँ, उधर ब्लॉक ऑफसेट लिखा, दोनों वर्ड की बात करती हूँ वजह, ठीक है जी। इंडेक्स, सो ये पार्ट बी हो गया, ठीक है। इनकी वैल्यूज कहीं थी, ऑब्वियसली आपको इधर कहा नहीं गया डेसिमल, अगर आप बाइनरी में निकाल देंगे तो मेरे लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। तीसरा पार्ट अब इंटरेस्टिंग, तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो तीसरा पार्ट अब इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि अब आपको कहा है कि ये जो 512 लाइन की कैश थी, ये 512 लाइन्स की कैश थी, आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने डायरेक्टली मैप नहीं बनानी बल्कि सेट एसोसिएटिव बनानी है, ठीक है।
तो मैं इन 512 के 2 सेट्स बनाना चाहता हूँ, यानी कि अभी 512 हैं, जब 2 सेट बनाऊंगा तो 256 हो जाएंगे, ठीक है। तो आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश होगी। सो अब आगे पूछा हुआ है कि अगर इस तरह कर लें हम, तो व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ एड्रेस, टैग, इंडेक्स एंड ब्लॉक ऑफसेट फील्ड, ठीक है। उस केस में ये वाली डिवीजन क्या बनेगी, ठीक है। बाकी कोई चीज हमने नहीं छेड़ी, इसका मतलब है एड्रेस अभी भी 32 बिट का ही है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ सी पार्ट में मेरा एड्रेस उसी तरह 32 बिट का है। हर ब्लॉक जो है वो अभी भी 16 वर्ड का ही है, तो 4 बिट अभी भी वर्ड ऑफसेट होगी। इंडेक्स के लिए अब मुझे 512 के बजाय 256 लोकेशन चाहिए, इसका मतलब है मुझे 8-9 के बजाय कितनी बिट्स चाहिए, 8 चाहिए, क्योंकि हाफ होगी, ठीक है। तो फिर टैग कितना बन गया, बाकी की भी फिर टैग। यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो एड्रेस भी हमने बता दिया 32 बिट का, टैग, इंडेक्स, ब्लॉक, ऑफसेट, सारी चीजें बता दी। 4 वे सेट एसोसिएटिव होगी तो ये 256 के बजाय फिर 128 हो जाएंगी, तो फिर हमारा इंडेक्स 8 के बजाय 7 बिट का हो जाएगा, और 20 के बजाय 21 बिट का टैग हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक चीज क्लियर होगी। ये टिपिकल कैश के क्वेश्चन है कि आपको इस तरह की कोई दे दिया, आप इसको थोड़ा सा घर जाके प्रैक्टिस इस तरह करेंगे, नंबर्स चेंज करके देखिए, ठीक है। कि 512 के बजाय कोई और कर ले, या मतलब तो यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट कि क्या हो रहा है। तो अगर वो हो रहा होगा तो ये काइंड ऑफ, अगर ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये पक्के नंबर्स होते हैं इस कोर्स में, ठीक है। ये मैं इजी पिकिंग्स जो है ना, वो ये वाली नंबर है, ठीक। हाँ, क्वेश्चन 2 ये है जी कि अब प्रोसेसर डिजाइन कंपनी इज कंफ्यूज्ड ऑन डिसाइडिंग which option is better for their processor among the following. What would you suggest and why? A fast small cache with single cycle hit time but with a miss rate of 20%. A large cache that will decrease miss rate to 5% but hit rate will increase to 2 cycles. For both cases, assume that in case of miss there is penalty of 30 cycle to access main memory. Clearly elaborate your calculation. You will not be graded on right choice but on your reasoning. ये अगेन जो क्विज में भी था और एक रिकरिंग थीम होगी हमारे कोर्स में कि आपकी रीजनिंग ठीक है, चॉइस आपने गलत भी कर ली तो खैर है, लेकिन चॉइस ठीक है लेकिन रीजनिंग गलत हुई तो फिर आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। तो क्या करें इस केस में, व्हाट डू यू सजेस्ट? क्यों? असल में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन सी चॉइस ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन सी चॉइस की। कैसे हमें पता है कि कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, मैं इसको तो हम प्रिसाइज होना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली हमें पता होगा यार क्यों ये ऑप्शन बेहतर है, अंदाजा नहीं। ये इनफैक्ट हमने ये पढ़ा हुआ है कि कैश की परफॉर्मेंस कैसे मैयर होगी, नहीं ओवरऑल आपकी कैश जो होगी उसकी परफॉर्मेंस मैयर होती है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम से, ठीक है, कि आपका ऑन एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कितना बन रहा है, ठीक है। और उसका हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी। जिस तरह पहले जो हमने किया था आयरन लॉ से हमें एग्जैक्टली पता चल रहा था, इस केस में हमें हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी, ठीक है। अनलेस के पैरेलल कैश हो तो फिर हम इसको हिट टाइम को भी हिट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम पैरेलल कैश नहीं बनाते, हमारी सीरियल कैश होती है कि पहले कैश में देखो फिर मेमोरी में देखना। तो हमारी इक्वेशन ये है, ये जिसकी बेहतर आती है यानी कि जो कम टाइम में मेमोरी को एक्सेस कर लेता है वो बेहतर है, सारी चीजें गिवन है। यानी कि ऑप्शन ए के केस में आपको बता हुआ है कि अगर मैं अपना यूनिट रख लूँ साइकिल, ठीक है, तो हिट टाइम मैंने ऑप्शन ए में कितने साइकिल का हिट टाइम है
1 साइकिल का मिस रेट कितना है 20%, so miss rate is 0.2, ठीक है 20%, 20/100 है 0.2 इंटू मिस पेनल्टी कितनी है 30 साइकिल्स की, ठीक है। ऑप्शन बी हिट टाइम कितना है कितने साइकिल 2 साइकिल्स, मिस रेट कितना है कितना बन गया 0.05, 0.5 50% होता है, ठीक है इंटू 30, ठीक है। इस केस में ये एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है, इस केस में ये एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है, तो ये आपका बन जाएगा 3 2 6, सो ये 1.6 बन जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। और ये आपके पास बन जाएगा 5, ठीक तो नहीं किया, 1 मिनट 0.2 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं करना, गलत होता है ना। 0.2 को 3 से अगर करता ये 0.6 बनता, तो ये 7 बन जाएगा एक्चुअली, 3 2 6, लेकिन 0 की वजह से, यानी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 बन जाएगा, ये 7 साइकिल बन जाएगी, ये 1 + 6 आ जाएगा विच इज 7 साइकिल, ठीक है। इस केस में मेरे पास बन जाएगा 2 + 5 3 = 15, और 0 की वजह से 0.5 1.5 बन गया, तो 3.5 बन गया, ठीक है। So, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज ट्वाइस एज गुड एज ऑप्शन 1, तो ऑप्शन बी बेहतर है। ऑल्दो इसमें आपको 2 साइकिल लगते हैं हिट करते करते, लेकिन क्योंकि आप ये अभी एक टिपिकल सिनेरियो, यानी कि आपने इतनी बड़ी कैश लगा दी कि आपने हिट रेट जो है ना, मतलब अपनी मिस रेट काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर लिया, लेकिन बड़ी कैश की वजह से आपका हिट टाइम जो है ना वो बढ़ गया, 1 के बजाय 2 साइकिल होगा। लेकिन ओवरऑल गेन क्या हुआ कि अगर हम वो उस पर जो फर्क पड़ा हिट परसेंटेज पे वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करें, तो इसमें एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम 3.5 साइकिल्स बन रहा है, उसमें 7 साइकिल्स बन रहा है, विच शोज कि ये उससे डबल बेहतर है, ठीक है। तो इस केस में क्लियर चॉइस है कि आप ऑप्शन बी ले लें, ये बड़ी कैश लगा दें, ठीक है। तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी, ये टिपिकल कैश के क्वेश्चन है, ठीक है। कामरान यार ये तूने आप मेक श्योर करना है यार डीएल्स को भी पहुंचे हैं लेक्चर, ठीक है। मैं ग्रुप पे अनाउंस कर दूंगा अगर डीएल्स जो है ना वो इसको, तो मैं तुम्हारा सर खाना शुरू कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं कुछ थका थका महसूस कर स्टार्ट करते हैं फिर। सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ मिड कोर्स, मगर हमने ये कवर कर लिया हुआ है लास्ट क्लास में, बट हम इसको मिड का पार्ट नहीं बनाएंगे। वो ये था कि हमने कहा कि अभी तक जो प्रोसेसर था उसके अंदर हम एक ही प्रोग्राम एक वक्त में चला सकते थे। हमने कहा अच्छा हम एक से ज़्यादा अगर चलाना चाहते हैं तो हमें उनकी प्रोटेक्शन देनी है एक दूसरे से। प्रोटेक्शन के लिए हमने एक बेस एंड बाउंड स्कीम पढ़ी। हमने कहा कि अगर हम एक क्यों हिल रहा है वैसे, ये हिल रहा है कि वो हिल रहा है, हिलता नजर तो नहीं आ रहा। ओके, सो हमने कहा कि एक बेस एंड बाउंड स्कीम बना लेते हैं कि हर प्रोग्राम जो है उसका एक प्रोग्राम के लिए और डाटा के लिए बेस एड्रेस होगा और एक उसकी बाउंड होगी, वो उससे बाहर नहीं जा सकेगा, क्योंकि अमूमन कोड और डाटा अलग-अलग जगहों में पड़े होते। और इस बेस एंड बाउंड स्कीम पे अगर हम चलें तो इसका मतलब है जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच करके आपने कोई और प्रोग्राम लोड करना होगा तो आप ये बेस रजिस्टर और बाउंड रजिस्टर चेंज कर दें और प्रोग्राम काउंटर को रिज्यूम कर दें जहाँ से आपने उस वाले प्रोग्राम को रोका था जो आप चलाने जा रहे हैं, वो खुद ही वहीं से रिज्यूम होकर चलना शुरू हो जाए। तो ये ओवरऑल ये पिक्चर थी जिसके अंदर हमने बेस एंड बाउंड इम्प्लीमेंट कर लिया था। ये लास्ट लेक्चर में से था। फिर हमने कहा कि अगर हम बेस एंड बाउंड इम्प्लीमेंट कर लें तो उसमें मसला ये होता है कि अगर कुछ देर एक प्रोग्राम चले फिर मेमोरी खाली करे, फिर दूसरा प्रोग्राम चले वो मेमोरी खाली करे, तो मेमोरी फ्रैगमेंट हो जाती है, यानी कि मेमोरी में छोटे छोटे चंक्स में डाटा जगह खाली होती है। लेकिन
बेस एंड बाउंड स्कीम को चलने के लिए कंटिगुअस चंक चाहिए होता है, इकट्ठा चंक चाहिए होता है कि जहाँ से आप उठा के इसको मतलब आप कहें कि यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये आपकी बाउंड है, ठीक है। तो अब अगर आपको वो 32 के चाहिए तो यहाँ पर 32 के अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में 32 के अवेलेबल है, लेकिन अलग-अलग चंक्स में। तो अगर हम मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊँ, इसको उठा के इधर ले जाऊँ, तो 32 के इकट्ठा अवेलेबल हो जाएगा 24 20। तो इस फ्रेगमेंट, लेकिन ये जो है ये बेसिकली एक मतलब बहुत मुश्किल काम होगा कि मैं इस पूरे को उठा के इधर कॉपी करूँ, इस पूरे को उठा के करूँ, यानी कि मुझे प्रोसेसर को रोक के पहले मेमोरी को डीफ्रेगमेंट करना पड़ेगा, जो कि मज़े का काम नहीं है। तो हमने कहा कि उससे बेहतर है कि कोई और स्कीम बनाई जाए, और हमने वो स्कीम बनाई पेज मेमोरी एड्रेस वाली। तो ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर ली थी। तो हमने कहा कि हम अपनी मेमोरी को फिक्स चंक्स पे तोड़ लेंगे, जिनको हम पेजेस कहेंगे, और वो हमने कहा कि जनरली 4K के अराउंड होते हैं पेज। जब भी आप एड्रेस जनरेट करेंगे, आपकी एड्रेस स्पेस कंटिगुअस है, इकट्ठी है, लेकिन मेमोरी में अलग-अलग फ्रेगमेंटेड खाली जगह पड़ी है, तो पेज टेबल ये काम करेगा कि 0 नंबर वाले को एक खाली जगह पे मैप कर दे, 1 को कहीं और कर दे, 2 को कहीं और कर दे, 3 को कहीं और कर दे। तो एज लॉन्ग एज मेमोरी में जगह खाली है, आपको हमेशा मेमोरी में ये पेजेस मिल जाएंगे। फ़ायदा ये हुआ कि फ्रेगमेंटेशन खत्म हो गई, नुकसान ये हुआ कि आपको पेज टेबल के थ्रू जाना पड़ा मेमोरी में, तो ये आपका एक नुकसान हो गया। ओके, दूसरा एक और मसला इसमें मैंने बताया था कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होती है, लेकिन वो एक छोटा मसला है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये है कि अगर मुझे 1K चाहिए तब भी मुझे 4K का पेज ही मिलेगा, ठीक है। तो 1K पे 4K का पेज मिला तो इसका मतलब है कि 3K ज़ाया जा रहे हैं, वो वाला मसला। ओके, सो फिर हमने एक और चीज़ देखी कि अच्छा व्हाट अबाउट के पेज टेबल कितना बड़ा होना चाहिए। तो हमने कहा कि लीनियर पेज टेबल इस किस्म का होगा कि भाई आपका जो भी एड्रेस आ रहा है उसके 12 बिट निकल जाएंगी। वो 4K का पेज है, तो 4K के लिए 10, 4 के लिए 2, 12 बिट्स आपकी जो है वो पेज के अंदर का ऑफसेट है, और बाकी की जो बिट्स हैं वो पेज नंबर है, ठीक है। तो अगर 32 बिट का एड्रेस है तो ये आपके बहुत सारे पेजेस बन जाते हैं, 20 बिट्स बन जाती हैं, जो कि 1 मेगा पेजेस बन जाते हैं। तो 1 मेगा आपको ये लोकेशंस रखनी पड़ेंगी, और उनके लिए अगर एक वर्ड है तो 1 मेगा वर्ड यानी 4K बाइट्स, सॉरी 1 मेगा वर्ड यानी 4 मेगा बाइट्स आपको चाहिए होंगी एक पेज टेबल के लिए, जो थोड़ी ज़्यादा है। और दूसरा हमने कहा कि अगर आप 64 बिट वर्चुअल स्पेस हो तो ये तो टेराबाइट्स में चला जाएगा पेज टेबल ही, तो इतनी तो मेमोरी नहीं होती जितने में पेज टेबल बन जाएगा। तो ये मसला है। इसके लिए हमने लास्ट टाइम जो आखिरी टॉपिक किया था, हमने कहा था कि हम पेज टेबल सिंगल लेवल के बजाय मल्टी लेवल बना लेते हैं। मल्टी लेवल पेज टेबल में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जो आपका पहले हम ये कह रहे थे कि ये पूरे का पूरा उठा के पेज टेबल में जाते थे, और वहां से हमें पता चल जाता था कि एक्चुअल में वो कहाँ पर मैप्ड है। अब हम ये करते हैं कि इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर ये इम्प्लीमेंटेशन में हमने 10-10 के ये 2 बना दिए, और ये 12 बिट का पेज के अंदर का ऑफसेट है। तो इन 10 बिट्स के थ्रू आप गए फर्स्ट पेज टेबल में, इसको हम कहते हैं प्राइमरी पेज टेबल, ठीक है। ये आपको मेमोरी का एड्रेस नहीं बताता, ये आपको बताता है मेमोरी में सेकेंडरी पेज टेबल कहाँ पड़ा है, ठीक है। तो अगर आप इन 10 बिट्स के थ्रू इधर गए, आपने देखा कि अच्छा इसका सेकेंडरी पेज टेबल इधर पड़ा हुआ, उस सेकेंडरी पेज टेबल के अंदर आप इन 10 बिट्स से इंडेक्स करेंगे, क्योंकि उसके अंदर अब अगर ये 0 है तो अब ये 10 बिट्स हैं, तो 1K एंट्रीज हो सकती है ना, कि ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ये 1K एंट्रीज बन गई, ठीक है। तो ये 1K एंट्री, ये खुद भी 10 हैं, तो ये भी 1K एंट्रीज बन सकती हैं, कि ये 0 से लेके 1K तक जा सकते हैं। तो आप 0 पे गए तो उसने ये वाले पेज टेबल पे चले गए, इसमें 1K एंट्रीज हो सकती हैं, तो 1K डिफरेंट पेजेस पे मैप हो सकती है, ठीक। अच्छा, तो बेसिकली ये मिला के आपके अगेन अगर मैं सारे पेज टेबल्स बनाऊं, यानी कि ये 1K एंट्रीज हैं और हर एक के लिए 1K एंट्रीज बनाऊं, तो ये 1 मेगा एंट्रीज बन जाएंगी जिस तरह लीनियर पेज टेबल में थी। लेकिन बचत कैसे होती है? बचत इस तरह से होती है कि हम ये सेकेंडरी पेज टेबल सारे बनाते ही नहीं है, हम एक प्राइमरी पेज टेबल बना लेते हैं, और सेकेंडरी पेज टेबल जो से चाहिए होते हैं सिर्फ वो बनाते हैं। जब आपने असल में प्रोग्राम रन करना है तो आप वर्चुअल एड्रेस स्पेस तो पूरी चाह रहे होते हैं, लेकिन असल में आप पूरी के पूरे 4 गीगाबाइट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। आपके प्रोग्राम को ज़्यादातर प्रोग्राम कुछ किलोबाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ प्रोग्राम जो है वो मेगाबाइट्स में चले जाते हैं, उससे ज़्यादा आपको स्पेस नहीं चाहिए होती। तो वो जो मेगाबाइट्स है वो वर्चुअल एड्रेस में तो दूर दूर पड़ी हुई होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उतनी मेगाबाइट्स है।
तो एक्चुअली आपको अगर 1 मेगाबाइट चाहिए तो हो सकता है इधर आपको कोई एक पेज टेबल सेकेंडरी चाहिए हो, फिर थोड़ा सा आगे जाके कोई और चाहिए हो, फिर कुछ और चाहिए हो, तो आपने 8-10 सेकेंडरी पेज टेबल बनाए और ये आपका सारा काम फिनिश हो गया। सो फायदा क्या हुआ, ये अब 4K का एक बन रहा है इस सिनेरियो में, ये 4K का एक बन रहा है क्योंकि 1 के टोटल एंट्रीज हैं और अगर मैं ये 32 बिट अज्यूम कर लूँ तो 4 किलोबाइट्स का, यानी एक पेज के अंदर ही ये एक प्राइमरी सेकेंडरी पेज टेबल आ रहा है। और ये जरूरी नहीं है, मतलब अगर मैं इसको 9 बिट कर लूँ और इसको 11 बिट कर लूँ तो ये चेंज हो जाएंगे, विच इज पॉसिबल, वो भी ठीक होता। लेकिन अगर मैं इस स्कीम में देखूं तो ये 4K है, ये भी 4K है, ये भी 4K है, तो अगर मैंने 4 पेज टेबल सेकेंडरी बनाए हैं और एक प्राइमरी है तो टोटल ये 5 टेबल बन गए, तो 5 into 4K is 20K। 20K इज नॉट अ बिग मेमोरी, ठीक है। 20K बाइट्स जो है ना वो आजकल की मेमोरीज के लिए पीनट्स है, ठीक है, तो उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हम पहले कह रहे थे कि यार 1 टेराबाइट चाहिए या 4 मेगाबाइट्स चाहिए और ऐसे 20-25 प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेकेंडरी पेज टेबल का फायदा ये है कि हमें या मल्टी लेवल पेज टेबल का फायदा ये है कि हमें मेमोरी बच जाती है जो पेज टेबल कंज्यूम कर रहा है। जी, ये ऑन डिमांड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आप शुरू में जो एसेंशियल है वो बना देंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई पेज एक्सेस किया जिसका ये पेज टेबल नहीं एग्जिस्ट करता तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जाकर पेज टेबल बनाएगा। सो यहाँ तक चीज समझ आ गई। सो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल पेज टेबल, ठीक है। सो इससे हमारा ये वाला मसला हो गया, यानी यहाँ पर हमने 2 मसले देखे थे कि जब हमने पेजिंग एज्यूम की, तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूँ, हम असल में चाह रहे थे कि मल्टीपल प्रोग्राम्स चला सके। मल्टीपल प्रोग्राम चलाने के लिए हमने बेस एंड बाउंड लगाया। बेस एंड बाउंड की वजह से मसला क्रिएट हुआ फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का सोल्यूशन हमने लाए पेज टेबल। पेज टेबल की वजह से मसला क्रिएट हुआ कि पेज टेबल का साइज बहुत बड़ा है। साइज को हमने रिजॉल्व करने के लिए क्या किया, हायरार्किकल पेज टेबल बना दिया। अच्छा, अब एक और मसला जो इसकी वजह से बन गया वो ये है कि मैंने एक लोड वर्ड करना था। उस लोड वर्ड के लिए मैं डायरेक्टली मेमोरी में जाने के बजाय पहले प्राइमरी पेज टेबल पे जाऊंगा, ठीक है, जो मेमोरी में, फिर सेकेंडरी पेज टेबल पे जाऊंगा जो गेन मेमोरी में, और फिर उधर से जाके मेरा मेमोरी एड्रेस निकलेगा सिर्फ, फिर मैं मेमोरी में जाऊंगा, फिर मैं मेमोरी को एक्सेस। दिस इज टू स्लो। मतलब अगर मैं जिस तरह हम कह रहे हैं कि 40-50 साइकिल मेमोरी एक्सेस पे लग जाते हैं, तो मुझे मसला क्या था कि मेमोरी वैसे एक्सेस स्लो है, तो अब मैं वो उसको और ज्यादा स्लो कर रहा हूँ बाय कि मैं पहले प्राइमरी पेज टेबल पे जाऊंगा, 40-50 साइकिल लग गए, फिर दूसरे सेकेंडरी में गया, फिर 40-50 साइकिल लगे, फिर मेमोरी को एक्सेस किया 40-50, तो वो 50 साइकिल जो थे वो मेरे 150 साइकिल में कन्वर्ट हो गए ये मल्टी लेवल पेज टेबल बनाने की वजह से। तो ये तो मसला खराब हो गया, तो हम ये तो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यानी कि पेजिंग के से 2 मसले क्रिएट हुए। एक ये कि चीजें स्लो गई, एक था कि पेज टेबल का साइज बड़ा था। पेज टेबल का साइज बड़ा होना सॉल्व कर लिया हमने, लेकिन स्लो होने को अब सॉल्व करना बाकी। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। हाँ, मतलब यानी कि मैं अगर कहूँ कि हम चाह रहे थे कि एबिलिटी टू रन मल्टीपल प्रोग्राम, ठीक है, टू रन मल्टीपल प्रोग्राम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, पहला। इसके लिए हमने पहली स्कीम बनाई बेस एंड बाउंड, ठीक है। इस स्कीम ने प्रॉब्लम पैदा किया फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। इससे हमने सोल्यूशन निकाला पेजिंग, पेज बेस्ड सिस्टम। जब थोड़ी देर चलते रहते हैं प्रोग्राम तो दरमियान में जगह खाली बच जाती है, इकट्ठे जगह खाली नहीं बचती, ठीक है। तो फिर हमने पेज बेस्ड सिस्टम बनाया। पेज बेस्ड सिस्टम की वजह से 2 मसले पैदा हुए। एक मसला ये पैदा हुआ, अब पेज टेबल साइज ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। एक मसला पैदा हुआ कि स्लो हो गया ओवरऑल, ठीक है, स्लो मेमोरी एक्सेस हो गई है, ठीक है। इसको हमने हल किया हायरार्किकल पेज टेबल से, तो ये सॉल्व हो गया। लेकिन इससे स्लो मजीद और ही स्लो हो गया, ठीक है। तो स्लोनेस अब एक मेजर मसला बन गई कि यार ये क्या करें, इस स्लोनेस को कैसे सॉल्व करें। इसके लिए फिर हमने अगली स्कीम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं
ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, लेकिन बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एक तरह की कैश है, ठीक है। तो कैश का कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको जो डाटा बार बार चाहिए, जो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, उसको अपने पास रख लें, ठीक है। तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला काम तो काफ़ी लंबा है, जब ये एक दफ़ा कर लिया है तो उसके को अपने पास सेव करके रख लो, ताकि अगली दफ़ा जब कोई कहे ना कि मुझे ये वाला पेज चाहिए तो उसका फिजिकल एड्रेस उस छोटी सी कैश में पड़ा हो, ठीक है। उस कैश में मेथड ट्रांसलेशन, लेकिन उस पर भी हम आते हैं, ठीक है, स्लोनेस पर। सो अगर ओवरऑल देखें तो होता क्या है कि आपका सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है, उसमें 12 बिट तो आए कि पेज के अंदर ऑफसेट कितने हैं, बाकी बिट हैं, इसको हम कहते हैं वर्चुअल पेज नंबर। तो ये आपका वर्चुअल एड्रेस होता है, इसको हम पेज टेबल वाले पूरे सिस्टम को देते हैं और हमें वो फिजिकल पेज नंबर निकाल के दे देता है। लेट से 2 स्टेप्स में जाके कि अच्छा प्राइमरी पेज टेबल सेकेंडरी पेज टेबल में जा फिजिकल पेज नंबर निकाल देता है। फिजिकल पेज नंबर के साथ यही वाली बिट्स हम वापस लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑफसेट तो वही रहा है। ये अब हमारा मेमोरी एड्रेस बनता है जिसको हम मेमोरी के अंदर देते हैं, ठीक। साथ हम कोई प्रोटेक्शन चेक अगर चाहिए कि अगर रीड ओनली मेमोरी थी और उधर कोई राइट करने की कोशिश कर रहा है या अपनी जगह से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम एक्सेप्शन जनरेट कर लेते हैं। हाँ, ये सेकंड लेवल, हाँ यही वाली ना, अभी हमने ये तो उसी को ही नहीं, वो अभी हमने ऐड नहीं की, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये तो वही वाला है, ये जो एड्रेस ट्रांसलेशन वाला क्लाउड है ना, ये समझे कि दिस इज द सेम 2 लेवल पेज टेबल, ठीक। हाँ, जो अभी कर रहे थे, अभी मैंने वो कैश लगाई नहीं, लेकिन हम एक और कैश लगाएंगे, उससे थोड़ा सा हार्डवेयर मजीद बढ़ जाएगा, ठीक है। सो हम चाहेंगे कि हमारी वर्चुअल मेमोरी जो है ना, अब ये जो चीज़ बन रही है, अब ये वर्चुअल मेमोरी बन रही है, क्योंकि हम एक्चुअल में वर्चुअल एड्रेस देते हैं। सीपीयू का एड्रेस जो है वो वर्चुअल होता है, 0 से स्टार्ट होकर कहीं पे जा रहा है, और एक्चुअल में एड्रेस फिजिकल जहाँ पर मैप हो रहा है वो अलग है। और ये जो हम पूरा काम पेज टेबल से कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन, कि आप वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एक्चुअल में किस जगह पर मैप हो वो निकाल। तो वर्चुअल मेमोरी इतनी स्लो तो नहीं होनी चाहिए कि आप 3 टाइम ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो इसको फास्ट होना चाहिए। तो फास्ट होने के लिए क्या करते हैं कि हम एक कैश बना लेते हैं, ठीक है। ये छोटी सी कैश होती है, जनरली आप समझे 8 एलिमेंट की, ठीक है, और फुली एसोसिएटिव इसको बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 तक का मसला नहीं है, 8 कंपैरेटर इज नॉट एन इशू। तो इसमें हम करते क्या है कि हम वर्चुअल पेज नंबर जब एक दफ़ा निकाल लेते हैं ना कि इस वर्चुअल का फिजिकल ये पेज नंबर बनता है, तो हम उसको इधर लिख देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये जो वर्चुअल पेज नंबर का टैग बनता है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर, फिजिकल पेज नंबर ये है, और साथ हम उसकी रीड राइट वाली बिट्स और वैलिड बिट सेट कर देते हैं। वैलिड का मतलब है कि ये एंट्री दुरुस्त है, रीड का मतलब है इस पेज पे आप रीड कर सकते हैं, राइट का मतलब है कि राइट कर सकते हैं, ठीक है। डी का मतलब है कि ये डर्टी है या नहीं, क्या किसी इस पर लिखवाया तो नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब क्या होगा कि अगर पहली दफ़ा तो आपको टाइम लगा, ठीक है, पेज टेबल को फिल करते हुए, ठीक है, पेज टेबल से, लेकिन जब आपकी एक ट्रांसलेशन आ गई है, अब आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस पेज को एक्सेस करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको कैश के अंदर ही ये एंट्री मिल जाएगी कि इस फिजिकल पेज नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ वर्चुअल वर्चुअल पेज नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल पेज नंबर कौन सा? जी लेवल 1 से पहले सीपीयू ने जो एड्रेस दिया था वो वर्चुअल पेज नंबर था, वो हम हाँ आगे लेवल उसकी कुछ बिट्स से हम लेवल 1 पे जाते थे, लेवल 1 के एड्रेस पे जाके कुछ बिट्स से लेवल 2 पे जाते थे, उसके अंदर फिर ऑफसेट ऐड करके हम निकलते थे। तो वो ऑफसेट तो वही है, लेकिन बाकी की बिट्स जो है वो वर्चुअल पेज नंबर थी। वो जो पूरा ट्रांसलेशन वाला काम था ना लेवल 1 और लेवल 2 पे जाने, वो इधर हल हो गया जी। वो वीपीएन में पेज नंबर पड़ा है, लेकिन ये हमारी टीएलबी है, ये कैश है। इसके अंदर जब एक दफा पूरे पाथ से गुजर गए तो इसमें हमने वैलिड की बिट सेट की और हमने कहा कि इस वीपीएन के लिए ये पीपीएन है, ट्रांसलेशन लोकल साइड बफर। तो ट्रांसलेशन करते हुए आप साइड बेस बफर में पहले चेक कर लें, ठीक है। अगर इधर मिल जाए तो ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी इसको ओके। सो कॉन्सेप्ट सेम है कि जो चीज़ ज़्यादा यूज हो रही है उसको आप अपने पास से कैश में रख लें, क्योंकि ये छोटी सी कैश होती है, मे बी आप 8-10 एंट्रीज की, तो आप इसको फुली एसोसिएटिव भी बना सकते हैं। अगर टीएलबी मिस हो जाए, यानी कि आपको इधर ना मिले, तो अब आपको पेज टेबल में जाकर पढ़ना है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेवल पेज टेबल, सेकंड लेवल पेज टेबल और फिर मेमोरी को एक्सेस करना। तो इसको बात का हम कहते हैं टीएलबी वॉक, कि आपने टीएलबी वॉक करनी है कि पहले लेवल पे जाना है दूसरे लेवल।
मिथ्स वगैरह के में या अल्फा प्रोसेसर में ये इस केस में सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क होती है, यानी कि हार्डवेयर में आपने कोई ये नहीं बनाया हुआ। जैसे TLB मिस होती है, इसका मतलब है कि अब जरा लंबा काम है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक्सेप्शन दे देते हैं कि भाई अब आप ये काम करें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हमने पढ़े नहीं थे एक्सेप्शन और ट्रैप्स, वो तो ये एक तरह का आपकी एक्सेप्शन हुई, जनरेट हुई कि पेज फॉल्ट आ गया, ठीक है, या TLB का फॉल्ट। तो उस पर इस केस में पेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम TLB कह रहा हूँ, वो जाके पेज टेबल वॉक करेगा और जो भी ट्रांसलेशन है उससे TLB को फिल कर देगा और फिर इसको दबा देगा। एंट्रीज में कह रहा हूँ कि 8 के करीब हो गई या 16 के करीब हो गई, इससे क्या मतलब? हाँ, क्योंकि इन जनरल आप बहुत सारे पेजेस एक्सेस भी नहीं कर रहे होते ना, आप एक वक्त में बहुत ज्यादा पेजेस नहीं एक्सेस कर रहे होते। आपका प्रोग्राम मतलब कुछ फिक्स पेजेस को ज्यादा एक्सेस करो, ये इट्स नॉट नेसेसरी कि 8 ही आप ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। सो इन दी एंड इट्स एट द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर होंगे उसमें बड़ी ज्यादा एंट्रीज होंगी, जो सिंपल प्रोसेसर होंगे उनमें कम एंट्रीज होंगी। तो ये जरूरी नहीं है 8, मैंने आपको एक रफ आइडिया देना एट दी ऑर्डर ऑफ, कि ये नहीं होगा कि 500 एंट्रीज का हो, ठीक है, क्योंकि 500 को इकट्ठा कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एट दी ऑर्डर ऑफ 8, 12, 16, 32 यहाँ तक आप कुछ रख लें, लेकिन आप 32 कंपैरेटर लगाएंगे तो इट्स अ सीरियस हार्डवेयर, तो वो फिर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा एज एन इंजीनियर के लगाऊं या ना लगाऊं, ठीक है, या उसको 16 करके कंपेयर कर लूँ, तो मतलब इस किस्म के ऑप्शन है। अच्छा, हार्डवेयर कुछ प्रोसेसर इसको हार्डवेयर में करते हैं हैंडल, कि जब TLB मिस है तो हार्डवेयर में मेमोरी कंट्रोलर पेज टेबल वॉक करता है और जाके फिल कर देता है TLB। क्वालकॉम के अपने प्रोसेसर हैं, उनके तो राउटर पे था मेरे ख्याल है। तो प्रोसेसर आर्म का है, इंटेल के हैं, मतलब डिफरेंट तरह के। कई जगहों पे प्रोसेसर जो है ना वो पीछे आप एक और कंपनी का यूज कर रहे होते हैं, मतलब आप हो सकता है कि DSP प्रोसेसर कोई उठा लें, यानी TI का ही प्रोसेसर उठा लें। फिलिप्स के अक्सर जो है ट्राईमीडिया के प्रोसेसर लगे होते हैं, वो पीछे जो उसके अंदर कोर लगी होती है वो मेरा ख्याल है 64X की होती है, जो TI का प्रोसेसर है। इसी तरह मोबाइल फोन्स में आप एप्पल वाले हैं या दूसरे एंड्रॉयड फोन हैं, उनमें ARM की कोर लगी होती है। ARM एक और कंपनी है, तो एप्पल ने उनकी कोर बाय की हुई है और वो लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट तरह की अप्रोचेस चल रही होती है, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है। हाँ, लेकिन मतलब वो आप जरूरी नहीं है, अगर हम बनाना चाहें तो हम मे भी कुछ और चीज आज के दौर में ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि आप तो पुराना भी हो गया ना, मतलब कोई नया तो नहीं रहा आजकल, तो वो पुराना जहाज है एक बेसिकली कहें तो उसके सिस्टम अगर हम देखेंगे तो हो सकता है उसमें काफी पुराने सिस्टम हो। तो ओके, सो जिस तरह आप ये जो स्पार्क V8 है, इसमें 3 लेवल का पेज टेबल है, और उसके अंदर फिर पेज टेबल वॉक जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कर रहा होता है, यानी कि आपका हार्डवेयर में पेज टेबल वॉक हो रही होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो यहां तक हमने काइंड ऑफ ये कर लिया कि एक नई चीज हमने कर ली कि एड्रेस ट्रांसलेशन बीच में ऐड कर ली। अब वो कैश और एड्रेस ट्रांसलेशन खुद कैसे चलेंगी, ठीक है। अब हमने ये कहा है ना कि CPU जो एड्रेस देगा वो वर्चुअल एड्रेस होगा, लेकिन वो तो मेमोरी का एड्रेस दे रहा है, तो कैश स्टोरी में कहां से आएगी जो हमने पीछे पढ़ी थी। तो ये अब जो है ना, ये हमारी एक कंप्लीट पिक्चर काइंड ऑफ बन रही है कि आपका एक वर्चुअल एड्रेस आएगा जो कि पहले ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर को जाएगा। ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर जो है, अगर तो इधर ही एंट्री मिल गई, नहीं तो ठीक है, नहीं तो आप मेमोरी कंट्रोलर को जाएंगे, कहेंगे कि भाई पेज टेबल वॉक करके इसको पहले फिल करो, ठीक है। वो फिल करेगा, आइंदा से आपको इधर मिल जाया करेगा पेज। इधर से आपको जब एड्रेस फिजिकल निकल आया तो आप कैश को देंगे, कैश में अगर एंट्री पड़ी हुई तो वो कहेगा ये डाटा है, ना पड़ी हुई तो वो कहेगा फिर मेमोरी कंट्रोलर को कि भाई आपका ये वाला डाटा तो मेरे पास नहीं है, इसको जरा कैश ब्लॉक को फिल करके लो, ठीक है। सो यानी कि 2 स्टेप्स इधर आगे कि आप पहले TLB को देंगे, फिर कैश को देंगे, जो TLB का रिजल्ट आएगा, और फिर आपके पास डाटा आएगा, ठीक है।
और यही वाला काम फिर लोड वर्ड के साथ भी होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फैच के वक्त हो रहा है ये, यहाँ पर ये लोड वर्ड के वक्त हो रहा है या स्टोर वर्ड के वक्त हो रहा है कि आप TLB को पहले देते हैं, वो आपको बताता है कि पेज नंबर कौन सा है, उससे एड्रेस बनता है, वो आप कैश को देते हैं, कैश कहती है ठीक है डेट होगी। सो यानी कि शुरू में एक टाइम लगेगा आपका इसको पॉपुलेट होने में। इस वजह से आप अक्सर देखें तो आप जब किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा स्लो होता है और वो फिर थोड़ा सा आगे जाके फास्ट हो जाती है, क्योंकि वो अमूमन उसका पेज टेबल फिल इन हो रहा होता है, उसकी कैशेस फिल इन हो रही होती है। लेकिन जब वो फिल इन हो जाती है तो वो फिर तेज हो जाता है, ठीक है, और आप उसको फिर फ्रीक्वेंटली जो डाटा एक्सेस कर रहे हो वो एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब जब भी आपने एड्रेस जनरेट करना है, CPU वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा, उससे फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे? TLB के जरिए। अगर इससे नहीं निकला तो हार्डवेयर पेज टेबल वॉकर जाके मल्टी लेवल पेज टेबल्स में जाएगा, पहले पेज टेबल पे, फिर दूसरे पे, फिर मेमोरी से डाटा उठाएगा, इधर बता देगा कि ये ट्रांसलेशन बनती है, ठीक है। फिर जब वो डाटा बन जाएगा, एड्रेस बन जाएगा, तो आप कैश को देंगे कि इधर डाटा क्या पड़ा है। हो सकता है कैश मिस हो जाए, कैश मिस हो जाए तो मेमोरी कंट्रोलर जाएगा, अच्छा मेमोरी से पढ़ के लाओ, तो फिर कैश पर जब एक दफा फिल हो जाएंगे उसके बाद सिंगल साइकिल है। उसके बाद मैं इधर से एड्रेस दूंगा, वो TLB में भी हिट होगा, TLB में हिट हो जाएगा तो कैश को दे दूंगा, कैश जो है उसको उठा के डाटा दे देगी और इस तरह चलता रहेगा हमारा। ओके, सो यहाँ पर आपके फिर पेज फॉल्ट या प्रोटेक्शन फॉल्ट आ सकते हैं जब आपकी TLB मिस होती है या आप रीड ओनली जगह पर राइट करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, और ये सिर्फ यहां तक नहीं होता, जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है ना, उसमें सिर्फ हम ये नहीं कह रहे होते कि आप एक वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस बना दें। वर्चुअल मेमोरी में ये चीज भी इंक्लूडेड है कि हम डिस्क को एज जिस तरह हम अभी ये कह रहे हैं ना कि कैश इज अ कॉपी ऑफ जो रैम में पड़ा हुआ, ठीक है। अब हम वर्चुअली चाहते हैं कि हमारे पास उससे भी बड़ी जगह हो जितनी मेरे पास मेमोरी लगी है। लेट से मेरे पास 4 GB मेमोरी लगी है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा 64 बिट एड्रेस है, तो मैं तो वर्चुअली टेराबाइट से मेमोरी चाहता हूँ, ये कुछ, ठीक है। सो टेरा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन इन दी एंड मैं कहता हूँ कि वो जो मैं एड्रेस जनरेट करूँगा उसमें जब मेमोरी मेरी फुल हो रही होगी तो मैं डिस्क को यूज़ कर सकता हूँ एज अ रिजर्व, और रैम इज बेसिकली अ कॉपी ऑफ डिस्क डाटा, ठीक है, कि मैं डिस्क से उठा के रैम में भेज लिया करूँ, रैम से उठा के डिस्क में भेज, ठीक है। इसको हम डिमांड पेजिंग भी बात करते हैं, ठीक है। मोर देन जस्ट ट्रांसलेशन, यूज डिस्क टू एक्सटेंड अ पेरेंट साइज ऑफ मेन मेमोरी, ट्रीट DRAM एज अ कैश ऑफ डिस्क कंटेंट, यानी कि जिस तरह रैम के लिए हमने कैश लगाई है उस तरह रैम को आप समझेंगे वो डिस्क की कैश है, ठीक है। और जो आपके इस वक्त प्रोसेस चल रहे हैं, आपको सिर्फ उनके, उसको हम कहते हैं एक्टिव वर्किंग सेट, ठीक है। अगर टोटल इस वक्त 50 प्रोसेस चल रहे हैं तो उनमें से कुछ प्रोसेस जो हैं वो जो प्रोसेस के एक्टिव पेजेस हैं, आपको मेमोरी में सिर्फ वो रखने की जरूरत है, सब की सब चीज़ों को रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर ये कर रहा होता है कि वो जोन से पेजेस इस्तेमाल नहीं हो रहे होते उनको डिस्क के ऊपर डंप कर देता है ताकि मेमोरी आपके पास खाली रहे। और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म स्केजुलर, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर जिसका काम होता है कि अगली बारी किस प्रोसेस की है, किस प्रोग्राम का अगला नंबर है। ये होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस स्केजुलर जिसका काम ये होता है कि अच्छा कौन कौन सी प्रोसेस के कौन कौन से पेजेस यूज हो रहे हैं पिछले इतने टाइम में, उनमें से जो नहीं यूज हो रहे हैं उनको वो डिस्क पे फेंक देता है। तो आप सिर्फ एक्टिव वर्किंग सेट इस पर यूज कर रहे हो, तो इनएक्टिव प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी बेशक डिस्क पे चली जाए, ठीक है। सो ये पूरा जो है ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। स्वैप, असल में तो स्वैप एक चीज को दूसरी जगह पर रिप्लेस करने को कहते हैं, लेकिन जब इधर हम इस कॉन्टेक्स्ट में जब स्वैप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक पेज को डिस्क से उठा के मेमोरी में ले जाओ, ठीक है, या मेमोरी से डिस्क पे ले आओ, ठीक है। सो कोई और पेज उठा के इधर रख दो, इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। तो इसको हम स्वैपिंग कर रहे हैं। अभी इसमें विंडोज में भी आपकी स्वैप फाइल्स वही होती हैं जो आपके डिस्क के पेजेस, जो रैम के पेजेस आपने डिस्क पे फेंके होते हैं ना, उनको हम स्वैप फाइल्स कह रहे होते हैं कि कौन कौन से पेज।
जब आपका रेफरेंस पेज डी रैम में नहीं होता तो फिर पेज फॉल्ट आती है, ठीक है। सो अब बेसिकली हमारा सिस्टम ये बन गया कि थोड़ा सा और, एक तो हमने इसको फास्ट करने के लिए टीएलबी लगा दी, ठीक है, ये फास्ट हो गया। और साथ हमने कहा है कि यार एक और चीज भी इसके साथ करते हैं, वो है कि यूज एक, यानी जो हमारे फरमाइशी प्रोग्राम था उसमें एक और चीज है कि यूज डिस्क टू एक्सटेंड रैम, ठीक है, ये काम भी करना हम चाहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए फिर हमने ये किया कि जो हमारे पेजेस यूज हो रही हैं कम, उनको हम उठा कर डिस्क पे फेंक दें और रैम को खाली रखने की कोशिश करें। और ये काम फिर जो है ना, ये हार्डवेयर में नहीं हो रहा होता, ये अमूमन सॉफ्टवेयर में हो रहा होता है। सॉफ्टवेयर से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है कि कौन सा पेज रहना चाहिए रैम के अंदर, कौन सा डिस्क पे चला जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, मैंने लोड वर्ड किया, तो हो सकता है टीएलबी मिस हो जाए, हो सकता है टीएलबी हिट हो सकता है टीएलबी हिट हो लेकिन कैश मिस हो जाए, हो सकता है दोनों हिट हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि जो मैं पेज एक्सेस कर रहा हूँ वो टीएलबी मिस पे जब मैं पेज टेबल वॉक करके गया तो मुझे पता चला कि वो मेमोरी में पड़ा ही नहीं हुआ पेज, वो असल में ऑपरेटिंग सिस्टम ने उठा के डेस्क पे फेंक दिया हुआ था, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फिर मैं एक्सेप्शन थ्रो करूंगा, ठीक है। वो जो हमने एक्सेप्शन और ट्रैप्स पढ़े थे ना, उस केस में मैं एक्सेप्शन थ्रो करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहूंगा कि भाईजान मुझे ये पेज चाहिए है, तो ये तो जरा है नहीं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा इसको ये वाला पेज चाहिए, ये इसके लिए क्रिएट हुआ था, मैंने फलां टाइम पे इसको डिस्क पे फेंक दिया था, तो अब मैं डिस्क से उठा के इसको मेमोरी में ले आता हूँ। तो मेमोरी में क्या जगह खाली है, अगर नहीं खाली तो कौन सा पेज है जो कि काफी देर से यूज नहीं हुआ, उसे उठा कर डिस्क पे फेंक दो, इसको उठा के इधर ले, तो स्वैप कर दो दोनों, ठीक। तो ये वाला काम पूरा होगा, ठीक है। तो ये स्टेप इधर लिखेंगे, व्हेन रेफरेंस पेज इज नॉट इन डी रैम द मिसिंग पेज इज लोकेटेड और क्रिएटेड, कि अगर वो है ही नहीं पेज तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए पेज क्रिएट करता है, अगर वो है लेकिन डिस्क पे रखा हुआ तो वो लोकेट करता है कि डिस्क पे किधर है। इट इज ब्रॉड इन फ्रॉम डिस्क एंड पेज टेबल इज अपडेटेड, ठीक है। अनदर जॉब में रन ऑन सीपीयू व्हाइल फर्स्ट जॉब वेट फॉर द रिक्वेस्टेड पेज। तो उस वक्त अब क्योंकि अब डिस्क से आपको लाना है तो ये स्लो काम है, तो इतनी देर में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि भाई ठीक है तुम अभी इंतजार करो, मैं कोई और प्रोसेस चला देता हूँ, तुम्हारा मैंने डीएमए को कह दिया वो ले आएगा पेज। जब डीएमए पेज ले आता है तो ये उसको वेकअप कर देता है कि अच्छा अब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हारा डाटा अवेलेबल होगा। इफ नो फ्री पेजेस आर लेफ्ट अ पेज इज स्वैप्ड आउट, ठीक है। तो अगर आपकी रैम फुल थी और कोई कह दे कि मुझे ये पेज चाहिए, तो अब आप इसको तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप डिटरमिन करते हैं कौन सा पेज जो है वो काफी देर से एक्सेस नहीं हुआ और उसको आप उठा के बाहर। अब अगेन ये कैसे मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सा पेज यूज नहीं हुआ, ये अब ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। इसमें एक क्लॉक एल्गोरिथम कहते हैं, वो नोट करता रहता है, एक एक बिट सेट करता रहता है कौन कौन सा पेज यूज हो रहा है, जो सा नहीं यूज हुआ होता है उसको उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी पढ़ेंगे तो ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन वो बेसिकली एक सिंपल सा तरीका है जिसके जरिए आप जो उनसी कम फ्रिक्वेंटली यूज पेजेस उनको उठा के बाहर फेंक दें। सिंस इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ट्रांसफर अ पेज, जो कि मिली सेकेंड्स में होगा तकरीबन, पेज फॉल्ट्स आर हैंडल्ड कम्प्लीटली इन सॉफ्टवेयर बाय ओएस। इसके लिए अमूमन हार्डवेयर आप नहीं बनाते, ये आप कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के डोमेन का काम। सो अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारी एक चीज हमने कैशिंग पढ़ी है और एक चीज हमने पढ़ी है डिमांड पेजिंग। कैश की एंट्री होती है एक, या कैश ब्लॉक होता है, ठीक है। इसमें पेज फ्रेम होता है या पेज होता है जिसको हम कहते हैं। कैश ब्लॉक अमूमन 32 बाइट्स के राउंड होता है, मतलब ऑब्वियसली बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन इस ऑर्डर में। पेज जो है वो 4K बाइट्स के राउंड होता है, ये भी बड़ा छोटा हो सकता है कोई नहीं। कैश का मिस रेट होता है 1% to 20% के राउंड, ठीक है। पेज मिस रेट बहुत कम होता है, 0.001% होता है। मोस्टली आपको पेज मिलते हैं, बहुत कम पेज हैं जो स्वैप आउट हुए थे। कैश का हिट टाइम सिंगल साइकिल होता है, पेज का हिट टाइम 100 साइकिल, मेमोरी में आप एक्सेस करें। कैश की मिस पे 100 साइकिल पड़ते हैं, इसकी मिस पे मिलियंस ऑफ साइकिल्स पड़ते हैं क्योंकि आपने डिस्क से फैच करके लाना है। इसमें मिस जो है वो हार्डवेयर में हैंडल हो जाती है, उसमें मिस सॉफ्टवेयर में हैंडल हो रही है। क्यों पेज क्या? क्योंकि आप पेज हिट के लिए आपको मेमोरी में जाके देखना ना, पेज टेबल वॉक करनी है तो आपको मेमोरी में एट द ऑर्डर ऑफ कह रहे हैं ना कि आपको लेट से फर्स्ट लेवल पेज टेबल पे गए, सेकंड लेवल पेज टेबल पे, फिर आपको जाके एड्रेस मिला वो पेज।
वो नहीं मिला उधर जाके पेज टेबल में, तो इसका मतलब है कि अब आप जाके डेस्क से लेकर आए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम आज रुकते, सो विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हेयर जब भी हमारा सेशन रिज्यूम होता है इंशाल्लाह। तो इसको फिर हम प्रॉब्ली वैसे थोड़े से रह गई हैं स्लाइडें, नहीं इतनी थोड़ी भी नहीं है, तो प्रॉब्ली हमारा आधा पौना लेक्चर इस पर लगेगा जब भी हम रिज्यूम करेंगे, और फिर हम अगले टॉपिक